हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं निखिल गोयल अपने सर्वेइंग के बहुत ही उम्दा लेक्चर में, जो जनरली मैं अपने पेड वाले स्टूडेंट को पढ़ाता हूं। जी हाँ, आप लोगों को वही कंटेंट, वही नॉलेज, वही लेक्चर और वही एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, सर्वेइंग इंजीनियरिंग की नॉलेज देने के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर बन चुका हूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को मैंने लेक्चर नंबर 1 दिया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो एक छोटी सी दरख्वास्त, ये सभी पढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लाया हूं, जरा गौरपूर्वक सुनिएगा। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। तो मेरे प्लस कोर्स से पढ़ने के लिए, मेरी गाइडेंस में सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, मेरी टीम से पूरी एसएससी जेई सीखने के लिए आप लोग मुझसे और मेरी फैमिली से जुड़ सकते हैं। यस, ये मेरा कोड है, एनजी लाइव मेरा कोड है। एनजी लाइव जैसे ही आप पुट करेंगे पेमेंट करते टाइम, तो आप लोगों को लास्ट में एकदम 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोगों को याद रखना है, एनजी लाइव मेरा कोड है, और इस सेशन को शुरू से लेकर आखिरी तक इत्मीनान से, बड़े ही शिद्दत के साथ देखिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं, बहुत उम्दा तरीके से अपने दिमाग में बिठाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में उसमें से ही आने वाला है। मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा, एक्चुअली में मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो जाहिर सी बात है सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता। तो ध्यान से, बहुत कम यूट्यूब पर इतना कंटेंट और इतनी क्वालिटी के साथ अवेलेबल है, तो ध्यान से पढ़िएगा। और साथ ही साथ भैया, पसंद आता है ना, लाइक जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। इसी तरह के वंडरफुल लेक्चर आप लोगों के लिए लाता रहूंगा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, अगर आपका रिस्पॉन्स बढ़ता है तो। मेरी गाइडेंस के लिए मेरा कोड है एनजी लाइव। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं बंधु कि हमारे लिए प्लस कोर्स क्यों जरूरी होता है। प्लस कोर्स हमारे लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट है। तो उस सिलेबस में से जो भी आप लोगों की सिलेक्टेड चीजें, उस सिलेबस में से जो भी आप लोगों की सिलेक्टेड चीजें हैं वही पढ़नी होती है हम लोगों को। सही गाइडेंस की जो जरूरत होती है वो हमें प्लस कोर्स में ही मिलती है। डेली लाइव क्लास, डेली लेक्चर्स, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है, पहले से पता होता है किस दिन क्या पढ़ना है। टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है, हर लेक्चर के नोट्स मिलते हैं, और वट एवर यू आर रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम, वी आर देयर टू हेल्प यू ऑलवेज। ठीक है। सो अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। याद रखेंगे एनजी लाइव कोड, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, ओके। have discussed about the traverse surveying, और वो ट्रावर्स सर्वेइंग के मैंने 4 मेथड बताए थे। तो सबसे पहले सर, आज मैं बहुत दिन के बाद आया क्योंकि मेरा तरफ बहुत पानी आ गया है। यस, बट कोशिश करना कि टाइम मिलते ही पढ़ाई जरूर कर लो, क्योंकि परेशानियों की वजह से हमारी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो अभी बात आती है कि ये ट्रावर्स सर्वे में हम लोगों को बाउंड्री और ट्रांजिट मेथड अपने को क्लियर करना है। तो I will made you to solve one question of each and every method, so you will be going to clear all the concept regarding that. Got it? उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे दोस्तों लेवलिंग का प्रोसीजर। उम्मीद है कि आज ही कंप्लीट करा दूंगा, मतलब ऐसी मेरी कोशिश रहेगी कि आज ही मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, और मुझे उम्मीद है कोशिश से कामयाब होती है। सो शुड वी स्टार्ट नाउ? जल्दी से मुझे बताएंगे, अपने को स्टार्ट करना चाहिए प्यारे दोस्तों। मेथड स्टार्ट करें। ओके, नाउ मेरी बात आती है यहाँ से कि आप लोगों ने ट्रावर्स के बारे में पढ़ा था, और हम लोगों ने समझ भी लिया था कि ये जो ट्रावर्स सर्वे होता है, ये ट्रावर्स सर्वे मतलब वहां हम यूज करते हैं जहां हम लोगों को लाइंस को कनेक्ट करना होता है और एक बाउंड्री टाइप क्रिएशन प्रोड्यूस करना होता है। मतलब ट्रावर्सिंग जनरली जनरली कहाँ यूज होता है? बाउंड्री क्रिएशन के लिए। ये अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया था। अब मेरी बात आती है यहाँ पर कि भैया ट्रावर्स सर्वे को हमने ये भी पढ़ा था कि हम लोग ट्रावर्स सर्वे को 4 तरीके से कर सकते हैं। कैन बी डन बाय 4 मेथड्स। जल्दी से मुझे बच्चे ये बताएंगे वो कौन कौन सा मेथड था। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, टेल मी व्हाट आर दोज मेथड जिनकी मदद से ट्रावर्सिंग आप लोग कर रहे थे। जल्दी।
भाई मेरे पास कमेंट नहीं आया आप लोगों का, थोड़ा सा जल्दी कमेंट किया करिए ताकि हम लोगों का टाइम बच जाए, क्योंकि टाइम बहुत यूटिलाइज हो जाता है। ओके, अभी था सबसे पहले मेरे पास आ रहा था ट्रांजिट मेथड, उसके बाद मेरे पास आ रहा था बाउडिच मेथड, उसके बाद मेरे पास आ रहा था एक्सेस मेथड, एंड द फोर्थ वन इज नोन टू बी एज द आर्बिटरी मेथड। अभी मेरी बात को और क्लियर करना यहां से, हम लोगों के कोर्स में कौन कौन से मेथड हैं? हम लोगों के कोर्स में 2 मेथड हैं, तो हम आज इन्हीं 2 मेथड को यूज करने वाले हैं और इनसे किस तरह से क्वेश्चन निकाला जाता है उस क्वेश्चन को समझेंगे। यू विल गेट एवरी कंसेप्ट, गॉट इट? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले बाउडिच मेथड से। तो हमारे अगर ट्रावर्स के अंदर कोई भी एरर आता है, और वो एरर कैसे आता है, हम लोगों को कैसे पता लगता है कि हमारे ट्रावर्स के अंदर एरर है? अगर उसका क्लोज ट्रावर्स है और टोटल लेटीट्यूड और टोटल डिपार्चर 0 नहीं होता तो हम कहते हैं उसमें एरर है, ठीक है ना? तो अभी और समझना यहां से, सबसे पहली बात मेरे पास आती है कि इट इज यूज्ड when we are going to use this method when accuracy of the linear measurement, ये मैंने कल ही आप लोगों को समझा दिया था, वो ही लिखवा रहा हूं, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो लास्ट में लिखवा दूंगा। accuracy of linear measurement is similar to that of the angular measurement। जब angular measurement और linear measurement की accuracy बिल्कुल इक्वल होती है तो हम लोग यहाँ पर बाउडिच मेथड को यूज करते हैं। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की मदद से ही करा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बस एक फॉर्मूला बता देता हूं यहाँ पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए सभी को पता है कि बाउडिच मेथड हो चाहे वो कोई सा भी मेथड हो, हमको एरर रिमूव करना है। एरर रिमूव करने का मतलब लैटिट्यूड और डिपार्चर में करेक्शन करनी है, तो अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके चलना है यहाँ से। अभी ना क्वेश्चन समझिएगा, फिर आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी क्यों हम ऐसा करते हैं, ठीक है? मैं कुछ नया बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होगा, प्लीज गौर फरमाना। करेक्शन इन लैटिट्यूड की मैं बात करता हूं यहां से, तो उसका फॉर्मूला आता है प्यारे दोस्तों, टोटल लेंथ ऑफ वन लाइन अपॉन में सिग्मा एल ऑफ दिस इनटू में एरर इन लैटिट्यूड। अब ये लिख लेते हैं ये क्या है। सिमिलरली करेक्शन इन डिपार्चर की मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला मेरे पास आता है यहाँ पर, करेक्शन ऑफ डिपार्चर लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन अपॉन टोटल इनटू में एरर इन डिपार्चर। अब चीजों को समझना क्या है, देखिए बात आती है कि ये L1 क्या था? L1 इज द लेंथ ऑफ वन लाइन, लेंथ ऑफ पर्टिकुलर लाइन। कोई एक लाइन है उसकी लेंथ की बात चल रही है, और सिग्मा एल क्या था? सिग्मा एल इज द टोटल समेशन ऑफ ट्रावर्स, टोटल पैरामीटर ऑफ द ट्रावर्स, यानी सभी लाइंस के लेंथ का सम है, ठीक है ना? टोटल पैरामीटर ऑफ ट्रावर्स। अभी सिग्मा एल या फिर एरर इन एल क्या है? दैट इज नोन टू बी एज एरर इन लैटिट्यूड। और सबको पता है एरर इन लैटिट्यूड हम कैसे निकालते हैं? सम कर देते हैं, जो लास्ट में आता है वो एरर इन लैटिट्यूड होता है, एंड दिस इज नोन टू बी एज एरर इन डिपार्चर। बस ये फॉर्मूला है। अब ये क्वेश्चन है धर्मेंद्र का कि क्वेश्चन में स्पेसिफाई होता है टू रिमूव एरर विद स्पेसिफिक मेथड, या कोई सा भी यूज कर सकते हैं? नहीं, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है, ठीक है? अंकित यादव, जब आप डिपार्चर में करेक्शन करेंगे तो डिपार्चर का एरर, जब आप लैटिट्यूड में करेक्शन करेंगे तो लैटिट्यूड का एरर, ठीक है? चलिए अब बात को और क्लियर करना यहां से प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को डायरेक्ट एक क्वेश्चन करवाता हूं और फिर क्वेश्चन के बाद मैं कुछ नोट करके लिखवाऊंगा, तो चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी, आपको वो नई चीज आएगी। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों को कुछ इस तरीके का दे रखा है, आपके पास एक क्लोज ट्रावर्स है ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये क्लोज ट्रावर्स है। क्लोज ट्रावर्स में लेंथ ऑफ द लाइन आप लोगों को गिवन है यहाँ पर 160, 190, उसके बाद 200 और उसके बाद 180, और बेयरिंग आप लोगों को गिवन है टोटल थीटा कितना? 46 डिग्री, 30 डिग्री, 130 डिग्री, 228 डिग्री है आई थिंक सो, ये मतलब जो भी है आप 228 डिग्री और 320 डिग्री आपको क्वेश्चन गिवन। अब आपको बोला गया है कि जो भी इसके अंदर एरर आ रहा है आपको उस एरर को करेक्शन अप्लाई करना है, करेक्ट द एरर बाय बाउडिच मेथड, दिस इज द क्वेश्चन।
इसी क्वेश्चन को आप लोगों को बाउडेज मेथड से करेक्ट करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, इसी टेबल की अगर मैं बात करना चाहूं तो भैया सबसे पहले आप लोगों को लैटिट्यूड और डिपार्चर पता होना चाहिए, जब ही तो करेक्शन निकालेंगे। तो मैं इस टेबल को ना ढंग से बना देता हूँ। ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, सी डी आ रहा है और डी ए आ रहा है। लेंथ आप लोगों को टोटल गिवन है यहाँ पर 160, 190, 200 और 180 और एंगल आप लोगों को टोटल गिवन है यहाँ पर 46 डिग्री, 130 डिग्री, 228 डिग्री एंड 320 डिग्री। गॉट इट। इसके बाद क्या निकालता हूं मैं, इसके बाद हर लाइन का लैटिट्यूड निकालूंगा, हर लाइन का लैटिट्यूड निकालूंगा। लैटिट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एल कॉस थीटा। सबको समझ आ रहा है ना, हम लैटिट्यूड कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर की मदद से। तो हम कैलकुलेटर की मदद से हर किसी का लैटिट्यूड निकाल लेंगे और लैटिट्यूड निकालने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है प्यारे दोस्तों, वो क्या आ रहा है, 111.15, 111.15। उसके बाद आ रहा है माइनस ऑफ 122.13, उसके बाद आ रहा है मेरे पास माइनस 153.21 और उसके बाद लास्ट में आ रहा है 137.89। गॉट इट। सिमिलरली आप क्या करने वाले हैं, यू विल बी गोइंग टू फाइंड द डिपार्चर ऑफ एवरी लाइन। When you are going to find departure of every line, then it is 115.09, then it is 145.54, then minus of 128.56 and last one is minus of 115.7। अभी क्या करना है सर, आप लोग अगर फॉर्मूले को देखो ना, तो फॉर्मूले में आप लोगों को एक तो टोटल लेंथ की जरूरत पड़ रही है, प्लस एरर इन डिपार्चर और एरर इन लैटिट्यूड की जरूरत पड़ रही है। और सबको पता है व्हाट इज एरर इन लेंथ, ओ सॉरी एरर इन लैटिट्यूड, दैट इज कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती है। अच्छा पूछ रहे थे, ठीक है। टोटल लेंथ कितना वो पता है, निकाल सकते हैं। एरर कितना होता है लैटिट्यूड में, एरर कितना कैसे निकालेंगे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। लैटिट्यूड में एरर कैसे कैसे निकालते हैं जल्दी बताइएगा। हाउ विल यू फाइंड एरर इन लैटिट्यूड, प्लीज टेल मी as soon as possible because it will be good for us. Sum of all the latitude will tell you error in the latitude. So I am saying that सबसे पहले तो हम लोग निकाल ही देते हैं ना। टोटल लेंथ कितनी आ रही है सिस्टम की, टोटल लेंथ आ रही है 730 की। टोटल लैटिट्यूड कितना आ रहा है, एरर इन लैटिट्यूड दैट इज इक्वल टू माइनस 26.3। ठीक है। टोटल एरर इन डिपार्चर कितना आ रहा है, दैट इज ईडी, दैट इज इक्वल टू 16.38। अब बात को समझना, आप एक चीज तो जानते हो कि अगर आप लोगों को प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये एरर जो है नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव जाएगी। अगर एरर नेगेटिव है यहाँ पर तो करेक्शन पॉजिटिव जाएगी। मेरी बात को समझना यहाँ पर। तो एक चीज तो मैं समझ चुका हूं कि करेक्शन इन लैटिट्यूड जो भी होगा दैट विल बी पॉजिटिव। करेक्शन इन लैटिट्यूड जो भी होगा दैट विल बी पॉजिटिव एंड करेक्शन इन डिपार्चर जो होगा यहाँ पर वो कैसा होगा, दैट विल बी नेगेटिव। व्हाई, बिकॉज एरर इज यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, एरर के ठीक अपोजिट। अब क्या करना है, अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करना है करेक्शन इन लैटिट्यूड का, L1 upon sigma of L into error in latitude. So I will apply the formula and get it as what? L1 कितना था मेरा, L1 is 160, 160 upon 730 into error in latitude कितना आ रहा था मेरे पास 26.3। तो मैंने इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ रहा है 5.76, but it should be in positive nature. Got it ना? Similarly, करेक्शन इन टू कितना आएगा, करेक्शन इन टू कितना आएगा 190 अपॉन 730 इंटू 26.3, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 6.85 पॉजिटिव। सिमिलरली Cl3 कितना आएगा, Cl3 आपके पास आ रहा है यहाँ पर 200 अपॉन 730 इंटू 26.3 इज इक्वल्स टू 7.29। Cl4 कितना आ रहा है, Cl4 आएगा 180 अपॉन 730 इंटू 26.3। When I will be going to solve it, I will get it as 6.48। तो चारों एरर आपके पास आ गए, चारों करेक्शन आप लोगों ने निकाल दी। पहले टेबल में लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा Cl करके लिखा, यहाँ पर पहला आ रहा था मेरे पास 5.76,
दूसरा मेरे पास आ रहा था यहाँ पर 6.85, तीसरा आ रहा था 7.29 एंड द फोर्थ वन इज 6.48। अब एक और समझना, करेक्शन इन लेंथ निकाला और करेक्शन इन डिपार्चर भी निकाल ले जल्दी से। आई एम गिविंग यू टाइम, जस्ट सॉल्व इट। हाउ विल यू फाइंड द करेक्शन इन डिपार्चर? प्लीज टेल मी लेडीज एंड जेंटलमैन, कितना कितना आएगा? देखिए, करेक्शन इन डिपार्चर का फॉर्मूला था L1 अपॉन सिग्मा L इंटू एरर इन डिपार्चर। सो 190 था पहला, 160 अपॉन 730 इंटू एरर कितना आ रहा था डिपार्चर में? 16.3। तो when I will be going to solve it ना, I will get it as 3.5, but it should be in the negative term. Why? Error positive था। ठीक है, जल्दी मुझे बताएंगे CD2 कितना आ रहा है, CD3 कितना आ रहा है, CD4 कितना आ रहा है? ये मैं जान के आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप अगर हो गया कैलकुलेशन में तो एग्जाम में मुश्किल नहीं पड़ेगा, इसलिए अभी करिए। जल्दी बताएंगे कितना कितना आपके अकॉर्डिंग आ रहा है। दूसरा आ रहा है -4.2, CD2 आ रहा है -4.26। ठीक है, आगे CD3 कितना आ रहा है? CD3 कितना आ रहा है, जल्दी बताएंगे। -4.46। ठीक, CD3 आ रहा है -4.49 या 6 कुछ भी, चलो 9 लगा दिया, यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद CD4 कितना आ रहा है, जल्दी बताना। CD4 कितना आ रहा है आप लोगों का? -4.01। ठीक है, ये 4 आ चुकी है। लिख लें टेबल में, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। तो टेबल में मैंने यहाँ पर लिखा कितना कितना आ रहा था, -3.59, -3.59, -4.26, -4.49 और -4.01। ये आ रहा था। अब आपको एक चीज तो पता है, यहाँ पर 0.4 कर लो, 0.3 कर लो, 4 कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है। अब आपको एक चीज तो पता है, करेक्शन अप्लाई करूंगा टोटल वाले में तो मेरे पास करेक्टेड लेटीट्यूड कितना आएगा, मैं यहाँ पर यही लिख रहा हूँ CL, करेक्टेड लेटीट्यूड। यानी करेक्टेड लेटीट्यूड अभी कितने कितने आ रहे हैं मेरे पास? पहले कितना था, 111.15, और उसमें से अगर मैं करेक्शन अप्लाई करता हूँ लेटीट्यूड का 5.76 प्लस, तो टोटल मेरे पास कितना बन रहा है, 116.91। ये मेरे पास करेक्टेड लेटीट्यूड आ रहा है। सिमिलरली मेरे पास दूसरा कितना आ रहा है, यहाँ पर दूसरा मेरे पास टोटल आएगा 122.1, -122.13 में अगर मैं 6.85 प्लस कर देता हूं तो सॉल्व करने के बाद आ रहा है -115.28। सिमिलरली तीसरे वाले में मेरे पास आएगा 153.21 में अगर मैं करेक्शन अप्लाई कर रहा हूँ 7.29 की, तो मेरे पास सॉल्व करने के बाद आ रहा है -146.0। उसके बाद आ रहा है एक और फोर्थ वन 137.89 में अगर करेक्शन अप्लाई करी जा रही है 6.10 की। सर किसी का बफरिंग हो रहा है क्या? नहीं, अच्छा लास्ट वन स्लाइड, अरे क्या कर रहे हो, कुछ बफरिंग नहीं है, सब चल रहा है। ये जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में मेरे पास बच रहा है 144.37। अब तुमको पता लग चुका है कि दैट इज द करेक्टेड लेटीट्यूड और आपने निकाल दिया। सिमिलरली यू कैन फाइंड डिपार्चर। सिमिलरली कैन यू फाइंड डिपार्चर, प्लीज टेल मी, और जल्दी से आंसर बताओ। करेक्टेड डिपार्चर आप लोगों का कितना आ रहा है? करेक्टेड डिपार्चर कितना कितना आएगा? सारी टेबल आपके पास है, जल्दी मुझे बताएंगे। 1, 2, 3 और 4, 4 लाइनों का करेक्टेड डिपार्चर कितना आ रहा है? जल्दी मुझे बताएंगे, ये टेबल आपके पास है। करेक्टेड डिपार्चर आपका कितना आ रहा है? पहला आ रहा है 111.59, यहां लिख देता हूं, बाद में कॉपी कर दूंगा। 111.59। दूसरा कितना आ रहा है आप लोगों का? अरे इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, तो बहुत बेसिक्स है। 141.28। तीसरा कितना आ रहा है?
अरे इसमें इसको ऐड कर दो ना, 132 पॉइंट कुछ आएगा, 133 पॉइंट कुछ आ गया, ठीक है। बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। उसके बाद लास्ट वन आ रहा है टोटल 119.74, दैट इज इन द नेगेटिव टर्म, दैट इज इन द नेगेटिव टर्म, गॉट इट, जीरो। तो अब तुम लोगों को ये चार चीजें पता लग चुकी है और ये चारों तुम यहाँ पर लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि अगर ये करेक्टेड है, इफ इट इज करेक्टेड, तो करेक्ट चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबका सम कर दो और सम अभी जीरो के बराबर आता है तो इट इज करेक्टेड, अदरवाइज इट इज नॉट करेक्टेड। समझ आ रहा है? चलो, अभी ये बहुत बेसिक्स सा था, ये तो मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया, अगला मेथड सॉल्व नहीं कराऊंगा तो समझ जाओगे तुम लोग। दूसरा मेथड मेरे पास आता है ट्रांजिट मेथड। नाउ व्हाट इज द ट्रांजिट मेथड? ट्रांजिट मेथड की मैं यहां से बात करूं प्यारे दोस्तों, तो ट्रांजिट मेथड में आप लोगों का एंगुलर एक्यूरेसी जो होता है, एंगुलर एक्यूरेसी दैट इज ग्रेटर देन ऑफ लीनियर एक्यूरेसी, यानी आप लोगों की एंगुलर मेजरमेंट में एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए होती है लीनियर के कंपैरिजन में, जब हम लोग ट्रांजिट मेथड का यूज करते हैं। फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं तो करेक्शन इन लैटिट्यूड कैसे निकालते हैं, यहां पर फॉर्मूले में चेंज आता है, दैट इज एरर इन लैटिट्यूड इनटू में लैटिट्यूड ऑफ वन लाइन, लैटिट्यूड ऑफ वन लाइन अपॉन में समेशन ऑफ लैटिट्यूड, समेशन ऑफ लैटिट्यूड ब्रैकेट में लिख लेना विदाउट साइन। देखिए मैं आपको अभी ये चीज बताऊंगा, आप लोगों को याद हो जाएगी, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। अभी बात आती है एरर इन डिपार्चर इज इक्वल टू डिपार्चर ऑफ अ लाइन, एक लाइन के डिपार्चर की बात चल रही है अपॉन समेशन ऑफ डिपार्चर, ठीक है, विदाउट साइन। सर विदाउट साइन क्या है? अभी देखिए मेरी बात को क्लियर करना, अगर आप लोग अपने बाउडेज वाले को कंपेयर कर रहे थे यहाँ पर, तो बाउडेज वाले में क्या था, अगर आप समझना चाहो तो आपको कह रहा है यहाँ पर कि आपके पास कुछ एरर आया है, टोटल एरर आया कुछ 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 कुछ। अब उस एरर को आप एक पर्टिकुलर लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। मेरी बात को अगर क्लियर कर रहे हो तो समझना, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। आपके पास जो एरर आया है टोटल, वो टोटल ट्रावर्स का एरर है, लेकिन उस टोटल ट्रावर्स के एरर को आप लोग एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। सो कैसे कर रहे हो? सर मैंने कहा कि आपके पास एक कमरा है और उस कमरे में बहुत सारे लोग हैं। जब वो बहुत सारे लोग हैं तो आपको पता है कि उन बहुत सारे लोग में हर किसी की अपनी अपनी अहमियत है, और हर किसी की अपनी अहमियत को कैसे पहचाना जाएगा, वो उसकी अहमियत को सभी से कंपेयर करोगे तो पहचाना जाएगा। मैंने कहा अगर एक बंदा है तो उसका बहुत मतलब उसकी आंखें है, उसकी नाक है, उसका मुंह है, उसका कान है, अरे सबके हैं भाई, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अगर उसकी नाक ना होना तो उसकी अहमियत है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसकी अहमियत, उसकी सिग्निफिकेंस को दूसरों से कंपेयर करके ही पहचानते हो। ये जिंदगी का भी उसूल है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसकी अहमियत को दूसरे से कंपेयर करके ही उभार रहे हो। तो यहाँ पर भी आप एक एरर को, वो एरर जो है वो टोटल ट्रावर्स में है। इफ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इन वन लाइन देन दैट लाइन शुड बी सिग्निफिकेंट ना। सिग्निफिकेंट लाइन को ओवरऑल लाइन से कंपेयर करके ही आप उसके एरर को उस लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। समझ में आया? अभी बात आती है यहां से कि भाई मैंने जो अभी अभी फॉर्मूला लिखा है आप लोगों का ट्रांजिट वाला, तो ट्रांजिट वाले में लास्ट में लिखा विदाउट साइन है। व्हाट इज दिस? आई जस्ट नो दैट कि अगर मैं यहाँ पर ये टोटल लैटिट्यूड करता हूं, मेरे कंफ्यूज मत होना, मेरे कंसेप्ट को समझना। मेजर थिंग इज कंसेप्ट। आपको एक चीज तो पता लगे कि वेदर इट इज द ट्रांजिट, वेदर इट इज द बाउडेज, यू आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द एरर, यू आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द एरर, नथिंग एल्स। तो आपको एक चीज समझ आती है कि व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू द एरर देन यू आर कंपेयरिंग द लाइन और एंगल, बिकॉज क्योंकि ट्रावर्स के अंदर या तो लाइन होता है या तो एंगल होता है और कुछ नहीं होता। बाउडेज मेथड में आपने लाइन को कंपेयर किया था, अब आपके पास ट्रांजिट है, एक्यूरेसी एंगल की ज्यादा है। थोड़ा मैंने कहा यहाँ पर अब एंगल को कंपेयर करो। एंगल का मतलब लैटिट्यूड, एंगल का मतलब लैटिट्यूड और कुछ नहीं ना, एंगल से लैटिट्यूड और डिपार्चर ही निकलते हैं। अब एक लाइन का लैटिट्यूड बाकी सभी से कंपेयर करोगे, एक लाइन का लैटिट्यूड बाकी सभी से कंपेयर करने वाले हो, और सभी से जब कंपेयर करोगे तो जाहिर सी बात है कि उनको ऐड करोगे।
सर कॉमन सेंस लगाइएगा जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ऐड करते हो सभी को, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव, तो लास्ट में तो बहुत छोटी सी वैल्यू बचती है। तो बहुत छोटी सी वैल्यू तो एरर ही तो होता है, और क्या होता है, एरर ही तो होता है। बट जब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, तो आपको सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। मेरी बात को समझना, साइन नहीं लेना होता। आप कभी भी किसी को कंपेयर करते हो ना, आपकी क्लास में लड़के लड़की दोनों पढ़ते हैं, आपकी क्लास में लड़के लड़की दोनों पढ़ते हैं, आपकी नजर में वो स्टूडेंट है, लड़की लड़का नहीं है, आपकी नजर में वो स्टूडेंट है। And when you are comparing one student with whole of the class, then you can differentiate that कि वो एक लड़की है, वो एक लड़का है। No, this is rationalism. We cannot follow that ना। तो मैंने क्या कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिया जाता। If you are just comparing, then you need to compare and in a significant manner. It means कि without considering the signs, just qualities की बात करी जाती है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी जाएगी, साइन नहीं लिए जाएंगे। इस तरह से आप समझ सकते हो। और अगर लॉजिक की बात मैं करूं, तो अगर आप साइन कंसीडर करते हो ना, अगर आप साइन कंसीडर करते हो, तो ये पता है आप लोगों का, ये जो लास्ट में है ये और ये सेम आएगा। एरर इन लैटिट्यूड और सिग्मा ऑफ लैटिट्यूड बाय कंसीडरिंग साइन सेम आता है, तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है अभी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो लास्ट वाले क्वेश्चन को ही लेता हूँ मैं, लास्ट वाले क्वेश्चन को ही लेता हूँ, जो कि क्वेश्चन आप लोगों को कुछ इस तरीके का गिवन था ना, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी ट्रांजिट मेथड से करना है। ये क्या था, पहला ट्रांजिट, पहला बाउंडेज था, दूसरा ट्रांजिट था। सो आई नीड टू सॉल्व इट बाय ट्रांजिट मेथड। और सॉल्व करें इसको अभी। चलो जल्दी जल्दी से कर देता हूँ, तो चीजें क्लियर रहेंगी आप लोगों को भी। अभी मेरी बात आती है यहाँ से कि ए बी आप लोगों को कितना गिवन था, 190, और एंगल गिवन था 46 डिग्री, बी सी सी डी डी ए। ठीक है, लेंथ आप लोग यहां से निकाल सकते हो, कितनी कितनी है, पहले था 160, सॉरी, लेंथ आप लोग यहां से निकाल सकते हो, जो भी आप लोगों को गिवन है वो लिख लेना। 160, 190, 200 और 180 जो भी गिवन था। लास्ट में एंगल 320 डिग्री था, 228 डिग्री था, उसके बाद 130 डिग्री था, और उसके बाद 46 डिग्री था। अभी यहाँ पर आपको पता है कि यू कैन फाइंड द लैटिट्यूड एज वेल एज डिपार्चर, तो मैंने लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों निकाल दिया यहाँ से। एक एक लाइन का जो भी पीछे आ रहा था वो कॉपी टेबल है, कोई डाउट नहीं है। अब आपको करना क्या है, यू नीड टू फाइंड द करेक्शन इन लैटिट्यूड एंड करेक्शन इन डिपार्चर। हाउ विल यू फाइंड इट? ओके, करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ वन लाइन की बात करूं मैं यहाँ से, तो टोटल लैटिट्यूड लेना होता था। यू हैव टू कंसीडर द लैटिट्यूड यहाँ पर। अभी मैंने क्या कहा कि जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहला लैटिट्यूड कितना आ रहा था आप लोगों का, 111.15। पहला लैटिट्यूड आ रहा था 111.15, दूसरा आ रहा था 122.13, तीसरा आ रहा था नेगेटिव ऑफ 153.21, और चौथा आ रहा था 137.89। जब मैंने इसका सम करा था तो एरर इन लैटिट्यूड मेरे पास आ रहा था -26.3, ये आ रहा था। तो लगा देते हैं फॉर्मूले में, 26.3 इंटू लैटिट्यूड ऑफ वन लाइन इज 111.15 अपॉन समेशन ऑफ लैटिट्यूड। ये क्या है, समेशन का मतलब सबको ऐड करना है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, कंपेयर कर रहे हो सबको लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा 111.15 प्लस 122.13 प्लस 153.21 प्लस 137.89। ठीक है, when you are going to solve it you will get it as what, करेक्शन इन लैटिट्यूड आपके पास यहाँ पर आ रहा है 5.276। अभी ये नेगेटिव है ना, एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव जाएगा ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस तरीके से आप सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज 5.726, उसके बाद मेरे पास आ रहा है 6.12, उसके बाद मेरे पास आ रहा है 7.68, और उसके बाद आ रहा है 6.92। अभी टोटल करना है इनका, कॉमन सेंस लगाना, अभी इनका टोटल करना। जब इनका टोटल करोगे ना, कितना आना चाहिए, इनका टोटल उतना ही आना चाहिए जितना एरर था। तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो 26.3 आ रहा है, यहीं पे चेक हो जाता है। यहीं पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि जितना आपका एरर आ रहा है क्या उतनी करेक्शन आ रही है। अगर आ रही है तो सही है, अगर नहीं आ रही तो आगे मत बढ़ना, पहले इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, सिमिलरली आप लोग जो डिपार्चर लिखेंगे यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू आ रही है, टोटल इसका एरर कितना आ रहा था डिपार्चर का पॉजिटिव, तो उसका वैल्यू आ रहा है मेरे पास -30.74, माइनस में 4.72, माइनस में 4.17 और माइनस में 3.75। व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट यू विल गेट इट एज -16.38।
वही एरर आ रहा था, करेक्शन ऑपोजिट साइन के साथ आ गई। अब बाकी का प्रोसीजर आप कर सकते हो, करेक्टेड लेंथ और करेक्टेड ये निकाल सकते हो। एक बार थम्स अप करना, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार थम्स अप करेंगे, कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में? बहुत बेसिक सा चीज मैंने आपको बताया और कुछ नहीं बताया। अभी बात को समझना, तुम लोगों ने फॉर्मूला देखा, तुम लोगों ने फॉर्मूला देखा, दो फॉर्मूले आप लोगों ने देखे। एक देखा आप लोगों ने ट्रांजिट का, जिसमें आप लोग अपना लैटिट्यूड ले रहे हो, ट्रांजिट में लैटिट्यूड ले रहे हो, बाउडिच में लाइन ले रहे थे। समझना जो भी बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद हो जाएगा। मैंने कहा ट्रांजिट में, बाउडिच में आप लोग फॉर्मूले में ही, बाउडिच में आप लोग लाइन को कंसीडर कर रहे थे और ट्रांजिट में आप लोग यहाँ पर एंगल को कंसीडर कर रहे हो। आप लोग एक चीज तो कह सकते हो, अच्छा कॉमन सेंस क्या कहती है? तुम्हारे अंदर बैठा हुआ इंजीनियर तुम्हें क्या कह रहा है कि आप किसको कंसीडर करोगे, आप किसको कंसीडर करोगे करेक्ट होने में? उसको कंसीडर करोगे जिसमें ज्यादा एरर आने के चांस है, या उसको कंसीडर करोगे जिसमें कम एरर आने के चांस है? मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो बस, और कुछ मत करना। आई एम सेइंग दैट कि तुम किसको कंसीडर करोगे? उसको कंसीडर करोगे जिसमें एरर आने के ज्यादा चांस है, उसको कंसीडर करोगे या जिसमें एरर आने के कम चांस है, कम एरर आने के चांस है। दूसरी भाषा में समझो, आपके पास ट्रावर्स के अंदर दो चीजें होती है। मैं जो बता रहा हूँ ये तुम्हें नहीं पता, और मैं श्योर हूं कि बताने के बाद तुम्हें याद हो जाएगा, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी लास्ट एग्जाम के टाइम तक भी। समझ, मैं इसको दूसरी भाषा में कहता हूं कि तुम उसको चूज करोगे जो ज्यादा चेंज हो रहा है। तुमने खुद ने बोला कम एरर, कम एरर का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, चेंज जो हो रहा है वो कम हो रहा है। कम एरर का मतलब है उसकी क्वांटिटी में चेंज कम आ रहा है, जाहिर सी बात है। तुम उसको चूज करोगे जिसमें कम चेंज आ रहा है, और जिसमें ज्यादा चेंज आता है वो एरर आता है। तो मैं एक चीज तो कह सकता हूं प्यारे दोस्तों, यहां पर बाउडिच मेथड के अंदर आप लोग लाइन को चूज कर रहे हो, इसका मतलब आप लोगों की लाइन में चेंज कम आता है। याद करने का कोई तरीका नहीं बना। तुम लोगों ने ये तो याद कर लिया ट्रांजिट के अंदर एंगुलर एक्यूरेसी ज्यादा है। एक्यूरेसी किसमें ज्यादा होती है? जो चेंज कम होता है, जो चेंज कम होता है। तो तुम लोग अब समझकर चलना, यहां से नोट करके लिख लो, क्योंकि आईईएस का क्वेश्चन है, 1998 में पूछा था, उस दिन के बाद कभी नहीं आया, लेकिन लिख लो। हाँ, तो मैंने क्या कहा, बाउडिच मेथड, बाउडिच मेथड के अंदर आप लोगों की लाइन की एक्यूरेसी ज्यादा है। सो मैंने कहा कि लाइन चेंजेस लेस, लाइन चेंजेस लेस एंड एंगल चेंजेस मोर। लाइन कम चेंज होता है और एंगल आप लोगों का ज्यादा चेंज होता है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद की मैं बात करूं अगर, तो इन ट्रांजिट मेथड, ये याद रखना भाई, क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का ना। इन ट्रांजिट मेथड आप लोगों को समझकर चलना है यहां से कि यहाँ पर लाइन ज्यादा चेंज होती है, लाइन चेंजेस मोर एंड एंगल चेंजेस लेस, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग एंगल आर मोर एक्यूरेट, एंगल चेंजेस लेस। राइट? तो ये आप लोगों का ट्रावर्स सर्वे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर हुआ। ठीक है। कल आपके लोगों की डाउट क्लास है ना, तो कल हम लोग क्या करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कल की क्लास में। मैं आपको पहले ही बता दूं, तो जो भी बच्चे बाद में देखते हैं इस क्लास को, मैं पहले ही बताऊं कि कल आप लोग लाइव आना, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग 100 के अबाउट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 100 तो कर लेंगे जहां तक है। तो कल की क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड। 100 नहीं तो 70-80 तो कर ही लेंगे। तो कल लाइव आना अच्छा रहेगा, ठीक है। बाउंडिश तो, हाँ वही तो आपको कह रहा था धर्मेंद्र, बाउंडिश तो लाइन और एंगल की दोनों की एक्यूरेसी को बराबर लेकर चलता है। बट एक्चुअली में क्या होता है, वी आर यूजिंग लाइन इन द फॉर्मूला, वी आर यूजिंग लाइन इन द फॉर्मूला। तो हाउ कैन यू से दैट, व्हाई आर यू यूजिंग लाइन इन द फॉर्मूला? आप लाइन को ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि लाइन की एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा मानी गई है, मतलब प्रैक्टिकली लाइन की एक्यूरेसी ज्यादा है और लाइन कम चेंज होता है, इसलिए यू आर यूजिंग लाइन इन द बाउंडेज फॉर्म। ठीक है, ये रीजन है उसका। अभी बात आती है यहां से कि खत्म हो गया, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाउ द नया चैप्टर इज नोन टू बी एज द लेवलिंग। एवरीबॉडी नोज व्हाट इज लेवलिंग। लेवलिंग सबको पता है क्या होती है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, लेवलिंग का बेसिक मतलब जो आता है यहाँ से, हाँ वो होता है, तुम खुद बताओ, मैं जरा कहानी वहानी कुछ नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ यही बताऊंगा। आपके पास एक अर्थ का सरफेस है या एक आपका प्लॉट है जिस पर आप लोग अपना घर बनाना चाहते हैं। आप लोग उस प्लॉट को बनाने से पहले लेवल करते हैं, टाइप ऑफ कंपास, देवानंद मैं जान के नहीं बता रहा,
मैंने आपको कहा था कि मेरी वन लाइनर जो ग्रुप में अभी शेयर हुई है 1-2 दिन पहले, पढ़ रहे हो ना? बस, तो मुझे नहीं लगता कि मैं फालतू वही चीज यहाँ पर कॉपी पेस्ट मारूं, और उसमें कुछ समझाने का ऐसा है नहीं। फिर भी कल क्वेश्चन लाऊंगा तो दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय लेवल। लेवल का मतलब होता है समतल, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल प्लेन। तुम लोगों को यही पढ़ा है ना, बिल्कुल प्लेन होता है लेवल का मतलब। अभी मेरी बात को और समझना, सपोज आई एम सेइंग दैट बिल्कुल प्लेन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताया नहीं तुम्हें, जब हम लोग सर्वेइंग की बात करते हैं यहाँ से, तो सर्वेइंग एक्चुअली में हम 2 तरीके से करते हैं। एक होता है मेरा प्लेन सर्वे, और एक होता है मेरे पास जियोडेटिक सर्वे। नाउ व्हाट इज द प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मेरी बात को समझिएगा। जब आप लोगों के पास ये जो ग्राउंड सर्वे होता है, अगर आपके पास ग्राउंड सरफेस जो है वो बहुत छोटा है, जब प्लॉट का एरिया जब आप लोगों का 260 किलोमीटर स्क्वायर से छोटा होता है, तो वहां पर आप कहते हो कि आप प्लेन सर्वे की तरफ आ रहे हो। एक छोटी सी बात, ये आपको पता है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। वैसे यहाँ पर आप लोग इफेक्ट ऑफ कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते। कर्वेचर क्या है? इफेक्ट ऑफ कर्वेचर नॉट कंसीडर। व्हाट इज द कर्वेचर? सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो गोलाकार की है, वो प्लेन हॉरिजॉन्टल नहीं है। बुक में तो 195 नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इफेक्ट ऑफ कर्वेचर नॉट कंसीडर हेयर। भाई अर्थ जो है वो गोलाकार की है। गोलाकार का मतलब है कि अर्थ हमारी जनरली ऐसे है, मतलब मान लो अभी अर्थ की शेप ऐसे है। क्लियर करते हैं। आई एम सेइंग दैट कि आपके पास 2 पॉइंट है, ए और बी। अब आप लोग ए और बी के बीच में खड़े हो, तो जाहिर सी बात है प्यारे दोस्तों, ये ए और बी और पास करो इसको। ए और बी जो है ये आप लोगों का इतना पास है कि आप लोग जब ए और बी को मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, जब आप लोग ए और बी को मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो आप लोगों का ए और बी है, ये आप लोगों का बिल्कुल प्लेन दिख रहा है। ये ए और बी पोर्शन जो है ये बिल्कुल सीधा दिख रहा है, बिल्कुल सीधा दिख रहा है। लेकिन वहीं पर आपने 2 पॉइंट कंसीडर करे, सी और डी। आप यहां से कह सकते हैं कि अभी आप लोगों को ये जो अर्थ है ये हल्का सा मुड़ा हुआ नजर में आ रहा है। ये अर्थ जो है ये आप लोगों को मुड़ा हुआ नजर में आ रहा है। तो जब अर्थ आप लोगों को मुड़ा हुआ नजर में आता है, यानी बहुत दूर का हिसाब किताब आप बनाते हो, तो दैट इज नोन टू बी एज द जियोडेटिक सर्वे। यानी वहां पर आप बिल्कुल ऐसे नहीं चलते हो, हॉरिजॉन्टली नहीं चलते हो, अर्थ के साथ आपको मुड़ना पड़ता है। दैट इज द जियोडेटिक सर्वेइंग, जहां पर अर्थ का सरफेस कंसीडर होता है। और जब छोटा सा कोई प्लॉट है तो जाहिर सी बात है वहां पर आप लोग अपना अर्थ के सरफेस को गोलाकार नहीं देख सकते, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत दूर के डिस्टेंस पे आप लोग अर्थ को देख सकते हो गोलाकार का। तो अभी मेरी बात आती है कि वो छोटा सा सरफेस अगर है तो प्लेन दिख रहा है, और बड़े सरफेस में कर्व दिख रहा है, उसी के बेसिस पर इसको प्लेन और जियोडेटिक का नाम दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये क्या था। अब आते हैं मेन चीज पर, कि प्लेन सर्वेइंग का प्लॉट एरिया जो है वो 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम होता है और कर्वेचर कंसीडर नहीं होता। When you are talking about the geodetic surveying, when you are talking about the geodetic surveying, तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर इसका प्लॉट एरिया जो है वो आप लोगों का 260 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पर इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज कंसीडर, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर। अब एक बच्चे ने कहा कि एग्जाम बुक में लिखा हुआ है 195 किलोमीटर स्क्वायर दिया है। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहूँ हुआ क्या था। मैं भी पहले 195 ही पढ़ता था, और मैंने अपने एक लेक्चर में पढ़ाया भी है जब मैंने सबसे पहले ऑनलाइन पढ़ाया था। तो हुआ क्या था कि आईएएस में ये क्वेश्चन आया था, आईएएस में ये क्वेश्चन आया था, और वहां पर 195 का करेक्शन दिया गया था। और जितने भी जेई के क्वेश्चन आए आज तक उनमें सब में 260 दिया गया है। ओरिजिनली मैं आपको बताऊं, ना तो 260 सही है ना तो 195 सही है। आप करीब और करीब यहाँ से 125 किलोमीटर भी करोगे ना तो भी आप लोगों को
इफेक्ट ऑफ कर्वेचर लेना ही पड़ेगा, 100% है, ठीक है। तो अभी हम लोग जेई के लिए पढ़ रहे हैं, तो जेई के लिए तो हम लोगों को फिर 260 ही मानना पड़ेगा। इफ यू आर गोइंग विद आईईएस, तो आईईएस भी आजकल 260 पे ही आ रहा है। मुझे नहीं पता ये क्यों है, बट हम लोग 125 से भी कम पे ही इफेक्ट ऑफ कर्वेचर को लेना पड़ता है हमें, क्योंकि वहां पर लगता है, लेना पड़ता है। तो समझ कर चलना जो भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, उम्मीद है कि समझ आ रहा हो, ठीक है ना। तो आप 260 को ही मानकर चलना, यही जरूरी है। अभी बात को समझना, देखो एक छोटा सा टर्म आता है, दैट इज नोन टू बी एज द प्लम बॉब। अच्छा, प्लम बॉब, बॉब मार्ले, सुना होगा आप लोगों ने प्लम बॉब के बारे में, सुना कि नहीं सुना? अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था सर। प्लम बॉब का वेट कितना होता है, जल्दी बता दो। प्लम बॉब का वेट कितना होता है? प्लम बॉब का वेट कितना? अरे बॉब मार्ले को नहीं कह रहा मैं, हमारे प्लम बॉब को सुना कि नहीं सुना? 250 ग्राम है कुछ नहीं, 2 न्यूटन से 5 न्यूटन। अच्छा, प्लम बॉब की हाइट कितनी होती है, जल्दी बता दो। प्लम बॉब की हाइट कितनी होती है, जल्दी बता दो। 50 mm की। ये बात आप लोगों को ना याद रखनी है। अच्छा, मैं एक छोटा सा फिनोमिना बताता हूँ। सपोज आपके पास ये एक अर्थ है जो कि बहुत छोटी है, और आपके पास ये एक अर्थ है जो कि बहुत बड़ी है, और आप लोग वहां पर कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हो। मैंने कहा 2 पॉइंट है आप लोगों के, ये 2 प्लम बॉब आप लोगों ने रख दिए, ए और बी, और यहां पर वो प्लम बॉब आप लोगों ने रख दिए ए और बी। तो भैया जाहिर सी बात है कि एक इमेजिनरी लाइन, ये दिखवा नहीं रहा, ये बस समझ लेना। एक इमेजिनरी लाइन जो एक प्लम बॉब के सेंटर से पास करती हुई निकल रही है, एक इमेजिनरी लाइन जो कि प्लम बॉब के सेंटर से पास करती हुई निकल रही है, इन लाइन को बोला जाता है प्लम बॉब लाइन। इन लाइन को बोला जाता है प्लम बॉब लाइन या प्लम बॉब एक्सिस। तो भैया आपको पता है, जब आपका प्लॉट एरिया छोटा होता है तो आप वहां पर हॉरिजॉन्टल लेकर चलते हो, और जब हॉरिजॉन्टल लेकर चलते हो तो आपकी ये प्लम बॉब लाइन हमेशा पैरेलल रहती है, हमेशा पैरेलल रहती है। नाउ यू कैन से दैट कि ये प्लम बॉब लाइन जो है पीबीएल, इट इज ऑलवेज पैरेलल इन दिस, इट इज ऑलवेज पैरेलल, गॉट इट। अभी यहां पर देखता हूं, मैंने कहा कि ये आप लोगों की प्लम बॉब लाइन आ रही है, ये आप लोगों की प्लम बॉब लाइन आ रही, अरे क्या हुआ सर, इंटरसेक्ट कर गई ना, इंटरसेक्ट कर गई। तो इंटरसेक्ट जब ये कर रही है ना प्यारे दोस्तों, तो मेरी बात को जरा यहां पर भी समझ कर चलिएगा। इंटरसेक्ट जब ये कर रही है, तो मैंने कहा प्लम बॉब लाइन इंटरसेक्ट। अच्छा, अभी ना मैं इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, मैं तुम लोगों को इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं तुमको जेई पढ़ा रहा हूँ। फिर 1 मिनट बाद जब मैं इंजीनियरिंग पे आऊंगा, तो मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा। रश राजकुमार इंडिया, कहां से पढ़ा ये आपने 45 डिग्री? सर ये किस केस में करती है, लिखवा देता हूँ, इंटरसेक्ट एट सेंटर ऑफ द अर्थ, ऐसा किताबों में लिखा है। मुझे नहीं पता क्यों लिखते हैं ये सब, इंडिया में ऐसा क्यों होता है, बाहर की किताबों में कहीं भी नहीं लिख रहा है। तो ये होता है जियोडेटिक, और ये होता है प्लेन सर्वे। इतना समझ में आ चुका है, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन आज के जमाने में तो कहीं नहीं बन रहा, पहले बना करते थे कि जियोडेटिक सर्वे के केस में पैरेलल चलता है प्लम बॉब लाइन, सॉरी प्लेन के केस में, और जियोडेटिक के केस में सेंटर पे इंटरसेक्ट करता है। समझ लिया? डाउट तो नहीं है इतने में? करना थम्स अप एक बारी, अब तुम्हारे दिमाग से खेलेंगे थोड़ा सा, बहुत देर हो गई है। अच्छा, इतने में डाउट नहीं आ रहा तुम लोगों को? यार कभी जिंदगी में सोचा तुम लोगों ने ऐसा? बहुत बड़ा काट रहे हैं, हमारा नहीं सबका। कैसे? देखना, मेरी बात को क्लियर करना, जो भी मैं बोल रहा हूं मैं गलत नहीं बोल रहा, इतना मुझे पता, और तुम लोगों को प्रूफ दूंगा मैं। सपोज मैंने कहा ये एक सर्कल है आपके पास, एक सर्कल है, और इस सर्कल पे 2 पॉइंट आप लोगों ने कंसीडर करे प्यारे दोस्तों, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। सबको पता है यहां से कि जब ये सर्कल है, एक पॉइंट यहां से आया, दूसरा पॉइंट यहां से आया, मैंने कहा ये प्लम बॉब आ रही है, प्लम बॉब लाइन है, एक लाइन दूसरी लाइन। अब ये पॉइंट सपोज यहां पर थे, ये पॉइंट सपोज यहां पर थे, लेट इट बी ए बी पॉइंट, इट इज इंटरसेक्टिंग एट ओ पॉइंट, एंड आई एम सेइंग दैट if these point are, if this point are C and D, if this point are C and D, then you can say that if this is C and D, then it is always, यहां से एक लाइन आ रही है कुछ ऐसी, और यहां से एक लाइन जा रही है कुछ ऐसी, ये अभी भी ओ ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ये मैं गलत नहीं कह रहा, ये तुम लोगों का लॉजिक कह रहा है। अच्छा थम्स अप करना, ये बात समझ आई क्या? कोई भी पॉइंट ले लो थोड़ी दूर दूर पर, ये हमेशा हमेशा ओ पर इंटरसेक्ट करेगा। बराबर बोल रहा हूं मैं, गलत नहीं बोल रहा।
अभी भी क्वेश्चन नहीं आया क्या दिमाग में कुछ? अर्थ सर्कुलर है? अर्थ सर्कुलर है? नहीं है। इतना तो कंफर्म है, अर्थ सर्कुलर नहीं है। बराबर है। अर्थ कैसी है? लगभग ओवल, लगभग ओवल या फिर एलिप्स। अर्थ की मैं बात करना चाहूं यहां से, तो अर्थ कैसी है? अर्थ आप लोगों की इस शेप की है, अंडाकार, ओवल। ओवल ले लेते हैं, एक समझ में आ जाएगा। आई एम सेइंग दैट ओवल बोल लो या एलिप्स बोल लो, एक ही बात है। मैंने कहा 2 पॉइंट कंसीडर करे, एक प्लम बॉब ऐसा आ रहा है और एक प्लम बॉब सपोज ऐसा आ रहा है। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना लो, बना सको तो, ठीक है। ये प्लम बॉब की लाइन ऐसी आई है, ये प्लम बॉब की लाइन ऐसे आई है। चलो यहां पर इंटरसेक्ट कर गए। मैंने कहा और दूर ले लेते हैं, इसी प्लम बॉब को और इसी प्लम बॉब को ले लेता हूं। तो एक प्लम बॉब की लाइन ऐसे जा रही है, एक प्लम बॉब की लाइन ऐसे जा रही है, यहां इंटरसेक्ट कर गई। मतलब आप लोग समझ कर चलना मेरी बात को, ये अर्थ है, ये इसकी बाउंड्री नहीं है, ये इसकी बाउंड्री नहीं है, अर्थ है, ये बहुत बड़ी है। तो मतलब आप बहुत ज्यादा समझ कर चलना यहां से। मैं जो कंसेप्ट दे रहा हूं दैट इज द मेन थिंग। ये प्लम बॉब की लाइन आई, ये यहां इंटरसेक्ट कर रही है, ये प्लम बॉब की लाइन यहां इंटरसेक्ट कर रही है, और यहां पे ये अर्थ की बाउंड्री बहुत बड़ी है, पीछे तक जा रही है। मेरा कहने का मतलब है दिस इज टोटली द फैक्ट, दिस इज माय इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, जो मैंने पढ़ा बचपन में और जो मैं अभी लगा रहा हूं, मेरा बहुत बड़ा कट चुका है। तुम लोग समझना जो मैं कहता हूं, दैट इज द मेन थिंग, कि यार अर्थ इज नॉट द सर्कुलर, एंड in only case of circular we can say that all the imaginary or the plumb bob line will intersect at point center, but other than the circular figure it cannot possible to contract all the lines at the central point. How can you say that कि all the plumb bob line will be going to intersect at the central point? How can you say that? Are you getting my point? Are you getting my point what I am saying here? दिस इज द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। अभी एसएससी जेई यहां तक सोच भी नहीं सकता, क्वेश्चन देने की तो दूर की बात है। लेकिन एक बात तो मुझे ये चीज बहुत खलती है कि हमारे भारत के जितने राइटर है वो सब लिखते हैं, और मैंने भी लिखा, मुझे भी लिखना पड़ा, क्यों, एग्जाम में आ रहा है, मजबूरी है। लेकिन बाहर की किताबों में, जो भी रिसर्च की किताबें, उनमें कहीं नहीं लिखा होता कि ये इंटरसेक्ट करती है सेंटर पर, ये कहीं नहीं लिखा, ये सिर्फ यहाँ लिखा, और इसका प्रूफ मिल रहा है नहीं कर रही है। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? इतना बड़ा क्यों वो कर रहे हैं? ये चीज मैं समझाना चाह रहा था। बाय द वे आईईएस में ये चीज पूछी जा सकती है, जो मैंने आपको बोली वो चीज समझ, ठीक है। चल अभी आगे की तरफ आते हैं। अब मेरी बात आती है कि लेवलिंग का हम लोगों ने समझने का कोशिश करा था। लेवलिंग क्या होता है भाई? दो, जैसे ये एक जमीन है, थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। आई एम सेइंग दैट ये आप लोगों की एक जमीन है। आप लोगों को मैंने बोला इस जमीन को आप लोगों को लेवल करना है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप इस जमीन को लेवल करने का मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो भी आप लोगों की ये एक्स्ट्रा मिट्टी आ रही है, ये एक्स्ट्रा मिट्टी जो आ रही है, इसको खोद कर आप इस गड्ढे में भर देंगे। इस मिट्टी को खोद कर इस गड्ढे में भर देंगे, और जब आप इस मिट्टी को खोद कर इस गड्ढे में भरेंगे तो आप लोगों की ये जो जमीन आ रही है ना प्यारे दोस्तों, वो बिल्कुल प्लेन आ जाएगी। ये जो जमीन आ रही है ये बिल्कुल प्लेन जमीन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा अपने ही शब्दों में कि इसको मैंने कहा प्लेन सरफेस। लेकिन मेरी बात को और समझ लेना, ये प्लेन सरफेस कहां तक अच्छा लग रहा है? ये प्लेन सरफेस बोलना सिर्फ और सिर्फ प्लेन सर्वेइंग के केस में ही अच्छा लग रहा है। जियोडेटिक सर्वेइंग के केस में प्लेन सरफेस बोलना अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहे हो? तो मैंने कहा दिस इज द प्लेन सरफेस इन प्लेन सर्वेइंग केस, इन प्लेन सर्वेइंग केस। अभी सर हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में ऐसी कोई टर्म नहीं होती है कि तेरे घर का नाम कुछ हो रहा है और तेरे बाहर का नाम कुछ हो रहा है। जो नाम है वो हर जगह चलता है। तो यहाँ हम ना अपनी देसी भाषा नहीं लगाते, बट वी आर गोइंग टू डू इंग्लिश लगाते हैं थोड़ी सी। प्लेन सर्विस तो हुआ मेरे घर की भाषा, इंग्लिश लगा दिया, थोड़ा सा टेक्निकल आ जाए तो पढ़ा लिखा लगना चाहिए ना। मैंने बहुत मतलब अच्छे से सोचकर हॉरिजॉन्टल सरफेस का नाम दिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस का नाम दिया जहां तक हमारी सोच जा रही थी। लेकिन वरना इंजीनियरिंग सेड टू अस कि आप लोगों की सोच जहां तक जाती है वहां से मैं शुरू होती हूँ। सच है, जब भी तो इंजीनियर बनते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सोचो। अभी बात आती है कि व्हेन वी आर कंसीडरिंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, देन यू कैन नॉट से दैट कि कोई भी सरफेस अगर मैं लेता हूं यहां से, अगर आप हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करते हो तो सर हॉरिजॉन्टल पॉसिबल ही नहीं है।
horizontal surface limited in case of plane surveying, but you cannot show any kind of horizontal surface in curvature. Horizontal का मतलब होता है सीधा. We cannot show horizontal surface in case of geodetic surveying. So that word limits in the plane surveying. वो word वहां तक खत्म हो गया. What we need to do, एक ऐसा word origin में लाना था जो सबके लिए काम आ सके. तो इंजीनियरिंग यही है, कुछ एक्स्ट्रा सोच लो. वो जो इंजीनियरिंग वर्ड आपने सोचा, अभी आप एक सरफेस को प्लेन कर रहे हो. अभी आप एक, आपको लॉजिक तो पता है ना, और आपको पता है कि आपका लॉजिक इंजीनियरिंग तक चलता है. मैंने कहा कि आपका लॉजिक तो इंजीनियरिंग तक चल रहा है, मतलब आप अपनी देसी भाषा में ये कह रहे हो आपको प्लेन बनाना है सरफेस. प्लेन बनाने का मतलब क्या है, आपने अगर एक पॉइंट यहां से लिया तो उतनी ही हाइट पर यहां पर भी वो पॉइंट आना चाहिए. लेकिन सर कर्व है, हॉरिजॉन्टल नहीं है. हॉरिजॉन्टल नहीं है, एक बात समझ लेना. इस कर्वनेस को कंसीडर करा और सरफेस भी बिल्कुल समतल है, उस चीज को बोला गया था लेवलिंग. और लेवलिंग का ओरिजिन यही से हुआ था, ये इसकी कहानी है. सत्य बोल रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा था. ठीक है, लेवलिंग यहां से शुरू हुआ. सो व्हाट डू यू मीन बाय द लेवलिंग? लेवलिंग मींस ऑल द, अब मेरी बात को समझना आप लोग. आपको पता है यहां पर प्यारे दोस्त कि आप किसी भी चीज का सरफेस लेवल करना चाहते हो तो आप लोगों को वो किसी ना किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा. अरे सर आपको पता है कि आप किसी चीज को प्लेन कर रहे हो, आप किसी चीज को प्लेन कर रहे हो, तो सर कितनी हाइट पे प्लेन करना चाहते हो वो किसी ना किसी के कंपैरिजन में लेकर ही करोगे ना. कोई ना कोई फिक्स हाइट होगी, वो फिक्स हाइट के रिस्पेक्ट में सारी हाइट चलेंगी. तो मैं क्या लिखने वाला हूं, व्हाट डू यू मीन बाय द लेवलिंग? लेवलिंग का मतलब है ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लॉट सरफेस. ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लॉट सरफेस नहीं, मैं मीन सी लेवल की बात नहीं कर रहा, वो पढ़ाऊंगा. मतलब मेरा कंसेप्ट समझ रहे हो ना जो भी बोल रहा हूं. All points on the plot surface are having same height from the reference point. बस वो मैंने लिख दिया, वो रेफरेंस पॉइंट. are having from the reference point से same height आ रही है हर सरफेस की. that is known to be as the level surface. अब तुम लोगों को समझ आ गया हॉरिजॉन्टल क्या होता है, लेवल क्या होता है. हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलता है, लेवल दोनों में चलता है. ठीक है, अभी लेवलिंग का एग्जांपल देता हूं. जो स्टिल वाटर होता है ना, स्टिल वाटर, किसी का भी स्टिल वाटर हमेशा लेवलिंग सरफेस दिखाता है. हाँ क्यों, देखना. स्टिल वाटर इन ओशियन कह लो, सी कह लो, लेक कह लो, वो हमेशा आप लोगों को लेवल सरफेस दिखाएगा. आपको पता है आपकी ये अर्थ है, आपकी अर्थ के ऊपर कहीं पे भी पानी आ रहा है, सपोज ये एरिया जो है पानी से जा रहा है, यू नो दैट कि आप लोगों का ये अर्थ आ रहा है एंड दैट अर्थ इज हैविंग वाटर ओवर इट्स सरफेस. That water is totally influenced by the gravity. That water is influenced by the gravity. और ये बचपन में पढ़ा है, ग्रेविटी सारी चीजों को समेट कर सेंटर पर लाती है. ये फैक्ट है. ग्रेविटी सारी चीजों को समेट कर सेंटर पे लाने की कोशिश कर रही है. यानी इसके हर पॉइंट पर 1 2 3 4, इसके हर पॉइंट पर सेम फोर्स एक्ट हो रहा है जो दबा रहा है. तो जब सेम फोर्स एक्ट हो रहा है तो हर पॉइंट की हाइट उतनी तो बनेगी. इसलिए कहते हैं स्टिल वाटर जो है वो लेवल रहता है हमेशा. समझ में आ चुका है? समझ में आ चुका है आप लोगों को? जल्दी थम्स अप करो, ये बेसिक थ्योरी था. ठीक है, अब मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स बता देता हूँ तो अच्छा रहेगा. देखो, सम बेसिक टर्म्स या फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी यूज होती है ये सारी चीजें ना, तो क्लियर रहनी चाहिए. सबसे पहली टर्म मेरे पास आती है, दैट इज नोन टू बी एज द ऑल्टीट्यूड. What is the altitude? Do you know what is altitude? Please समझो. Altitude से आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग altitude से क्या समझते हैं? Height. सिंपल सी बात है, altitude is known to be as height, nothing else. लेकिन सर अभी वही बात आ गई है कि आपकी देसी भाषा में आ रहा था प्लेन सरफेस, थोड़ा सा और सोचा तो हॉरिजॉन्टली तक रह गए थे. लेकिन इंजीनियर बनने के लिए एक ऐसी टर्म देनी थी जो यूनिवर्सली जा सके, दैट इज लेवल. अब ऑल्टीट्यूड आ रहा है तो हाइट क्या है, मेरी देसी भाषा है, तो ऑल्टीट्यूड हम लोग ला रहे हैं तो कोई ना कोई ढंग की बात तो आ रही है ना यहाँ पर. तो अब बात समझना. देखो क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि वो रेफरेंस पॉइंट आप लोग लेकर चलते हो.
तो वो रेफरेंस पॉइंट जो होता है ना, वो आप लोग मीन सी लेवल को लेकर चलते हो। मतलब हमारी इंडिया में एक ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट से सभी की हाइट को कंपेयर किया जाता है। वो एक पर्टिकुलर हाइट है और उसी हाइट से सभी को कंपेयर किया जाता है। अब मेरी बात को समझना, हर आप लोगों ने स्टेशन पर देखा होगा, प्लीज शैलेश सोनी मत लिखिएगा ऐसे, ठीक है। आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा कि आपके जो रेलवे स्टेशन पर वो बोर्ड होते हैं पीले कलर के, जिन पे नाम लिखा होता है, उस पे नीचे लिखा होता है इसका मीन सी लेवल MSL। मतलब वो एक ऐसा समुद्री तल है जिधर से सभी हाइट को कंपेयर किया गया है, वो सबसे निचला तल माना गया है और उसी लेवल से ऊपर की तरफ हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो वो निचला तल जहां से आप लोग पूरी इंडिया का समतल नाप रहे हो, वहां से हाइट नाप रहे हो, अगर वो हाइट समुद्र के लेवल से नापी जा रही है, दैट इज ऑल्टीट्यूड। समझ में आ रहा है? दैट इज ऑल्टीट्यूड। आई एम सेइंग दैट height of any point from mean sea level from MSL, where MSL is known to be as the mean sea level। अब तुम लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी है कि मीन सी लेवल क्या है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ शब्द समझाऊंगा और कहानी तुम्हारी अपने आप बनने वाली है। सी लेवल का मतलब तो आप लोग समझते हो ना, समुद्री तल। समुद्री तल तो सर इतनी घुमा फिरा के लिखने की बात क्या है फिर? If you know what is sea level, then you can understand what is sea level। I am saying that कि अगर आपको sea level पता है तो तुम समझ सकते हो कि sea level क्या है। समुद्री तल है। Why are you using the mean word? Why are you using the mean word? मेरे ना कंसेप्ट को क्लियर करना, एक छोटी सी कहानी लेकिन तुम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। सर आपको पता है, यहाँ सर नहीं यहाँ मैम ने आंसर दे दिया। काजल कविता का कहना एवरेज, वो तो मतलब हो गया, ठीक है। समुद्री तल की मैं बात करूं तो समुद्र बॉम्बे का खासकर, मतलब कोई भी समुद्र ले लो, वो शांत नहीं रहता। उस समुद्र में लहरें आती रहती है। क्यों? क्योंकि धरती घूम रही है, हवा चल रही है, वही हवा धरती के थ्रू लहरें ला रही है। अब लहरें आ रही हैं तो वो समतल तो नहीं है। लहरों के कारण मैं नहीं बता सकता कि वहां पर उसका स्टिल वाटर लेवल क्या है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो एक तरफ तो आती है बड़ी लहरें, एक तरफ आती है छोटी लहरें, जिनको बोला जाता है हाई टाइड लो टाइड। तो सर वो हाई टाइड और लो टाइड को ऑब्जर्व किया जाता है और ऑब्जर्व करने के बाद उनका एवरेज निकाला जाता है। एवरेज निकालने का मतलब होता है मीन निकालना, और वो मीन निकालने के बाद ही सी लेवल ढंग से निकाला जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मीन सी लेवल। समझ में आ गया? सो मीन हम लोग क्यों यूज करते हैं? वी आर टेकिंग द एवरेज ऑफ लो टाइड एंड हाई टाइड। अभी तुम लोगों को लो टाइड और हाई टाइड पता है कि नहीं पता? जल्दी बताइएगा, क्या होता है हाई टाइड, लो टाइड और हाई टाइड क्या होता है? ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, जल्दी बताएंगे लो टाइड और हाई टाइड क्या होता है? लहर। लो टाइड और हाई टाइड का मतलब क्या होता है दोस्त? ज्वार भाटा क्या चल रहा है? मैं आपको लो टाइड और हाई टाइड नहीं बता, कल बात करते हैं। समझ लेना कि जब आपके समुद्र का लेवल ऊपर हो जाता है दैट इज द हाई टाइड, और समुद्र का लेवल जब नीचे जाता है दैट इज द लो टाइड। और कुछ नहीं। लहरों से कभी भी टाइड्स को कंपेयर मत करना, होते ही नहीं है। टाइड्स कभी भी लहर को नहीं बोलते, बहुत बड़ी कंफ्यूजन में जी रहे हो। हाईएस्ट और लोएस्ट भी क्या? जो समुद्र का लेवल है ना, पानी का लेवल, आपको ये तो पता होगा नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स का हिसाब किताब चलता रहता है ना, ग्रेविटेशनल पुल के कारण पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। तो जो वो लेवल ऊपर आता है ना, उसको बोला जाता है हाई टाइड। कभी भी लहरों के लेवल को नहीं कहते, ठीक है। चले, अभी मेरी बात तो समझना यहां से कि तुम लोगों का समझ में आ चुका है कि तुम मीन सी लेवल से कंपेयर करते हो तो वो ऑल्टीट्यूड कहलाता है, और वो मीन सी लेवल जो है वो लो टाइड हाई टाइड का एवरेज लगाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मीन सी लेवल। अभी मीन सी लेवल के कुछ पॉइंट लिख लो। इट इज लोकेटेड एट बॉम्बे पोर्ट। कहां पर है ये? बॉम्बे पोर्ट। पहले कहां था? कराची। दूसरे की मैं बात करना चाहूं, यहां पर हर 19 साल में ऑब्जर्व किया जाता है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है प्यारे दोस्तों कि ये लो टाइड हाई टाइड जो है एवरेज कितने टाइम में लिया जाता है? एवरेज ऑफ
low tide and high tide. I am using LT and HT. Average of low tide and high tide are observing for 19 साल, 19 ईयर्स पर देखा जाता है, उसके बाद लिया जाता है। ठीक है, बाय 19 क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल डाटा हर 19 साल के बाद एक पैटर्न चेंज होता है। मेरी बात को समझना, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल डाटा हर 19 साल के बाद आपकी लहरों में पैटर्न चेंज होते हैं। ठीक है, तो जब वो पैटर्न चेंज हो रहा है तो उससे पहले पहले का हम लोग लेकर चल लेते हैं, ये सीन होता है। ठीक है, बाकी अब 19 साल में ही क्यों होता है, अंकित सर से पूछ लेना यार, वो ज्योग्राफी वाले हैं ना, वो क्लियर कर लेंगे। मैं पढ़ाऊंगा ना तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। तो हर 19 साल में पैटर्न चेंज होता है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट एज द एवरेज टाइम। ठीक है, अभी मेरी बात आती है यहाँ पर कि आप लोगों का एक छोटा सा सरफेस समझ में आ चुका है कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है, मीन सी लेवल क्या होता है, लेवल क्या होता है, वो भी समझ आ चुका है। ठीक है, अरे हाँ ठीक है, मेरी बात को समझना, यहां से जो मैं कह रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको 3 चीजें समझ में आ चुकी है, लेवल क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है। अभी लेवल सरफेस, मेरे शब्द पर इंपॉर्टेंट ध्यान देना, लेवल सरफेस विद रिस्पेक्ट टू द मीन सी लेवल, आपका एक लेवल सरफेस है, मीन सी लेवल से कंपेयर करा गया है, उस लेवल सरफेस को आप लोग क्या नाम देते हैं, उस लेवल सरफेस को आप लोग ऑल्टीट्यूड या फिर रिड्यूस लेवल का नाम देते हैं। देखिए अगर आप लोग प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं यहाँ पर, हाइट ऑफ लेवल सरफेस, मेरी बात को समझना, जब एक नॉर्मली हाइट की बात चलती है तो आप ऑल्टीट्यूड का नाम देते हैं, लेकिन जब किसी प्लॉटिंग्स की बात चलती है, प्लान एरिया की बात चलती है, मीन सी लेवल से कंपेयर किया जाता है तो उसको बोला जाता है रिड्यूस लेवल। ठीक है, चलो अभी बात आती है, एक नया पॉइंट आता है, दैट इज नोन टू बी एज एलिवेशन। नाउ व्हाट इज एलिवेशन, एलिवेशन इज नोन टू बी एज द हाइट फ्रॉम एनी आर्बिटरी पॉइंट, मतलब कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट है उधर से हाइट नापना, हाइट फ्रॉम एनी आर्बिटरी पॉइंट, किसी भी आर्बिटरी पॉइंट से हाइट को नापना। तीसरी चीज आपके पास यहाँ पर आती है प्यारे दोस्तों, मेन चीज दैट इज नोन टू बी एज, ये सब तो आपको पता है ना, वो टेलीस्कोप होता है, हम लोग टेलीस्कोप से देखते हैं, तो मैं वो सब बाद में बता देता हूँ। मतलब आपके पास एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि आप लोग हाइट को कंपेयर कर रहे हैं, तो एक टर्म से देखा जाता है, तो वो सब नहीं लिखवा रहा, वो मैं बाद में लिखवाऊंगा, मैं मेजर चीज लिखवाना चाहता हूँ आप लोगों के पास। अभी मेरे पास बात आती है यहाँ पर प्यारे दोस्तों, आप लोग जब लेवलिंग प्रोसीजर की बात करते हैं, जब आप लोग यहाँ पर लेवलिंग प्रोसीजर की बात करते हैं, तो लेवलिंग प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, किसी की हाइट को बढ़ाना, किसी की हाइट को कम करना। आप लोगों को जो जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है वो इंस्ट्रूमेंट हम लोग लिख लेते हैं पहले। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट मेरे पास आता है लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहला मेरे पास आता है क्या, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर हम उसको नाम देते हैं लेवलिंग टेलीस्कोप। दूसरा मेरे पास आता है यहाँ पर, दैट इज नोन टू बी एज द स्टाफ, एंड द थर्ड इज द मेजर, दैट इज नोन टू बी एज द ट्राइपॉड। ठीक है, अभी मैं सिर्फ लेवलिंग टेलीस्कोप की बात करता हूँ, वो समझ में आना जरूरी है। आप सभी को पता है कि टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप मतलब जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, तो वो टेलीस्कोप आप लोगों का कुछ इस तरीके का होता है, उसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये जो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये जो सेंट्रल लाइन आती है, इस सेंट्रल लाइन के अलोंग जनरली आपको देखना होता है। यहाँ पर सपोज आप लोगों की आंख है, ये आप लोगों की आंख है और आप इसके अलोंग देख रहे हो, इस लाइन के अलोंग जहां पर आप देख रहे हो, दैट इज नोन टू बी एज द लाइन ऑफ साइट, यानी जिस लाइन के अलोंग आप देखते हो उसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। इस टेलीस्कोप के ऊपर एक छोटा सा ट्यूब होता है, उसमें एक छोटा सा बबल होता है। ठीक है, वो बबल ट्यूब कहलाता है, इसको हम कहते हैं लेवल ट्यूब। लेवल ट्यूब क्या करता है, आपका जो टेलीस्कोप है वो बिल्कुल लेवल होना चाहिए, अदरवाइज अगर टेलीस्कोप लेवल नहीं है तो वो आपके स्टाफ को भी ढंग से नहीं देख पाएगा और आपकी इंस्ट्रूमेंट गलत हो जाएगा। अभी क्या होता है कि सपोज मैंने कहा ये आपके पास कोई एक सरफेस है, ये आपके पास कोई एक सरफेस है, और यहाँ पर आप लोगों ने अपने ट्राइपॉड के ऊपर प्यारे दोस्तों अपना लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट सेटअप करा है।
और ये वो पॉइंट है जो आपको हाइट निकालनी है। तो मैंने कहा यहाँ पर आप क्या करते हैं, आपके पास एक फुट्टा होता है, आपके पास एक फुट्टा टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी और टेक्निकल भाषा में कहते हैं स्टाफ। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप अपने इंस्ट्रूमेंट से जगह जगह के, आप जब इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं उसके बाद ये है पॉइंट ए, आपने अपने इंस्ट्रूमेंट से इसको देखा और यहाँ पर प्यारे दोस्तों एक रीडिंग आ गई है, तो आप लोगों ने क्या करा, अपने इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की हाइट निकाल ली, लेट इट बी एच ए। सिमिलरली आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर अपना एक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, मतलब वही स्टाफ उठा के यहाँ ले आते हैं। जब आप लोग यही लाइन ऑफ साइट देखते हैं, अब वो यहाँ पर काट रही है, इसकी जितनी भी रीडिंग आ रही है, ये एक फुट्टा होता है उसके ऊपर रीडिंग्स होती है, जितनी भी रीडिंग आ रही है वो है एच बी। सेम तरीके से आप अलग अलग पॉइंट्स की अलग अलग हाइट को निकाल सकते हो, और जहां पर भरने की जरूरत है वहां भर सकते हो, जहां पर निकालने की जरूरत है वहां से निकाल सकते हो। इस तरीके से आप अपना लेवलिंग प्रोसीजर करते हो। ये सभी को पता था, नहीं पता था तो अब पता लग गया होगा। ये एक बेसिक प्रोसीजर है, आप लोगों को ये चीज समझनी होती है। अब मेरी बात को क्लियर करना यहां से कि आप लोगों की जो लेवलिंग है, लेवलिंग कैन बी डन बाय टू टाइप्स। लेवलिंग कैन बी डन बाय, पहला हम लोग करते हैं उसको डायरेक्ट लेवलिंग के थ्रू। लेवलिंग दो तरीके से करी जा सकती है, एक होती है डायरेक्ट लेवलिंग, एक होती है आप लोगों की इनडायरेक्ट लेवलिंग। तो व्हाट इज द डायरेक्ट लेवलिंग? सर लाइन ऑफ साइट और कोलिमेशन में क्या डिफरेंस है? अंकित यादव ये मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी रुक जाओ थोड़ा सा, मैं ना आप लोगों को लेवलिंग से फेमिलियर करवा देता हूँ, फिर लाइन ऑफ साइट और कोलिमेशन में अच्छे से समझाऊंगा। इसका पूरा टॉपिक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, 2 दिन चलेगा ये टॉपिक हमारा, तो जब ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं इसके साथ आपको फेमिलियर कर देता हूँ अच्छे से। इनडायरेक्ट लेवलिंग की मैं बात करूंगा यहाँ से। तो अगर मैं डायरेक्ट लेवलिंग की बात करता हूँ तो देखिए हमेशा नाम का महत्व होता है, तो नाम के महत्व में क्या रखा है, डायरेक्टली। डायरेक्टली आप लोग लेवलिंग कर रहे हो, तो कुछ एग्जांपल्स आते हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं। यहाँ पर इसका आता है पहला सिंपल लेवलिंग, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग, मतलब खुद ही इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप डायरेक्ट लेवल कर रहे हो। क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, उसके बाद आपके पास आता है प्यारे दोस्तों यहाँ पर प्रोफाइल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग एटसेट्रा। ठीक है, ये एक एक करके मैं आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाऊंगा। उसके बाद मेरे पास आता है प्यारे दोस्तों यहाँ पर इनडायरेक्ट लेवलिंग। नाउ व्हाट इज द इनडायरेक्ट लेवलिंग? कई बार क्या होता है, आप लोग प्रेशर की मदद से बताते हो कि कितना कितना हाइट का डिफरेंस है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि आप लोगों के पास 2 पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस जो है वो h है। यहाँ पर प्रेशर PA है, यहाँ पर प्रेशर PB है, तो आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता होता है, P इज इक्वल टू रो जी एच। आप लोगों ने निकाला PB इज इक्वल टू रो जी एच बी, PA इज इक्वल टू में रो जी एच ए। एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको आप कहते हैं बैरोमीटर, तो PA PB बैरोमीटर की हेल्प से निकाल रहे हो, एच बी निकाल सकते हो, फॉर्मूले से एच ए निकाल सकते हो, दोनों के बीच का डिफरेंस भी निकाल सकते हो, एच बी माइनस एच ए। इनडायरेक्टली आप लोग अपने प्रेशर की मदद से डिफरेंस निकाल रहे हो हाइट का। तो समझ में आया ना? सेम तरीका टेम्परेचर के साथ भी होता है, तो वो चीज मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। इनडायरेक्ट लेवलिंग के केस कैसे बनते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर बैरोमेट्रिक लेवलिंग, दूसरा मैं आपको यहाँ पर लिखता हूं प्यारे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, दूसरा मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, तीसरा मैं आपके लिए यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। नाउ व्हाट इज द हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग? जो टेम्परेचर का डिफरेंस मेजर करके चलता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर कर। अब मेरी बात को समझना कि लेवलिंग का जो प्रोसीजर है एक्चुअली में प्यारे दोस्तों वो 2 तरीके से किया जाता है। ये मैं मेजरली न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ आ रहा हूँ, थ्योरेटिकल में कल ही कंप्लीट कराऊंगा, अभी मैं न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ आ रहा हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर कहता हूँ कि लेवलिंग जो है, लेवलिंग प्रोसीजर कैन बी डन बाय 2 टाइप्स, कैन बी डन बाय 2 मेथड्स। हम लोग लेवलिंग प्रोसीजर को 2 मेथड्स की मदद से करते हैं। एक मेथड आपके पास आता है, दैट इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, दैट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड।
और दूसरा आपके पास आता है यहाँ पर, दैट इज द राइज एंड फॉल मेथड। अब आप लोगों ने ये चीज समझकर चलना, मतलब बहुत बेसिक है, कॉमन सा मेथड है, कुछ भी नहीं है, बस आप लोग ये चीज क्लियर करना जो भी बता रहा हूँ। इन मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स बताता हूँ। पहली टर्म आपके पास आती है, दैट इज नोन टू बी एज बैक साइट। बैक साइट इज कॉल्ड द फर्स्ट साइट। बैक साइट इज कॉल्ड फर्स्ट साइट टू सेट अप इंस्ट्रूमेंट, टू सेट अप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दूसरी टर्म आपके पास आती है, दैट इज नोन टू बी एज द फोरसाइट। नाउ व्हाट इज द फोरसाइट? Foresight is known to be as the last sight from the instrument, last sight from same station without changing it, from same station without disturbing the instrument, without disturbing the instrument। यानी आप अपने इंस्ट्रूमेंट को, टेलीस्कोप को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उसी स्टेशन से जो लास्ट रीडिंग ली गई है वो है फोरसाइट। अभी मैं समझाऊंगा, सब्र करना। तीसरी टर्म आपके पास आती है, दैट इज नोन टू बी एज द इंटरमीडिएट साइट। तीसरी टर्म आपके पास आती है जिसको आप लोग नाम देते हो क्या, दैट इज द इंटरमीडिएट साइट। सो मैं कहूंगा ऑल साइड बिटवीन बैक साइट एंड फोरसाइट। जितनी भी आपकी बीच की साइट्स हैं वो सारी इंटरमीडिएट साइट में आती है। अब एक चीज को और ध्यान रखना है यहां से, एक मिनट, हाँ, अब एक चीज और क्लियर करना, ये क्या है नो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब, मैं समझा नहीं। अच्छा, हाँ, अभी मैं आपको ना एक बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ, बहुत बेसिक्स है यार। आपको पता है कि सपोज आपके पास कोई प्लॉट है कुछ इस तरीके का, और आप लोगों को ये प्लॉट का क्या करना है, ये प्लॉट का आप लोगों को लेवलिंग करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, लेवलिंग आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो सपोज मैंने कहा कि आप लोगों को सबसे पहले अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना है। आपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर लिया। इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने का बेसिक एम क्या होता है कि आप लोगों को उसको लेवल करना है। इंस्ट्रूमेंट आपका लेवल होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, ताकि आगे के सारे लेवलिंग प्रोसीजर को बेहतरीन तरीके से कर सके। तो अभी आप लोग क्या करोगे, यहाँ से कॉमन सेंस मेरी क्या कहती है कि आप जब अपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर रहे हैं प्यारे दोस्त, तो इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? आप लोग सेटअप तो कर रहे हो, लेवल तो कर रहे हो, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को आप इंस्ट्रूमेंट की मदद से लेवलिंग कर रहे हो। लेवलिंग का मतलब हाइट होता है। वो हाइट किसके रिस्पेक्ट में लेकर चल रहे हो? कोई तो ऐसा पॉइंट होगा ना जिसके रिस्पेक्ट में आप अपनी हाइट को लेकर चल रहे हो। वो ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में आप अपनी हाइट को लेकर चलते हो, वो हो सकता है मीन सी लेवल। लेकिन मेरी बात को समझकर चलना, ये मीन सी लेवल ना आप लोगों के बड़े प्रोजेक्ट्स में काम आता है। सपोज मैंने कहा आप लोग अपने घर की कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अब वहां पे मीन सी लेवल नहीं ले सकते ना, वहां पे मीन सी लेवल नहीं ले सकते। आप क्या करते हो, आपको पता है कि आप सपोज, मेरी बात को समझना, आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वो घर का कंस्ट्रक्शन जो है आप जनरली अपनी गली से थोड़ा ऊपर करते हो, ताकि किसी भी तरह का पानी भर जाए अगर बारिश में तो मेरे घर तक ना आए। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं रोड से, स्ट्रीट से थोड़ा सा ऊपर रखता हूं। मुझे क्या पता लगा यहां से कि मैं अपनी किस चीज से कंपेयर कर रहा हूं, मैं अपने रोड के सरफेस से कंपेयर कर रहा हूं, रोड के सरफेस से कंपेयर कर रहा हूं। मेरी बात को समझ। तो मैं आप लोगों को यहां पर कहता हूं प्यारे दोस्तों कि आप लोगों का वो ये पॉइंट था, आप लोगों का वो ये पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी पॉइंट ए, जिसके रिस्पेक्ट में आप अपनी लेवलिंग करने वाले, जिसके रिस्पेक्ट में आप अपनी लेवलिंग करने वाले हो, वो पॉइंट है आपका पॉइंट ए। सो आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप लोगों को अपना पॉइंट ए का लेवल पता है, मतलब आपकी जो गली है वो गली का डाटा आपको मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में पता है, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है उससे। बस तुम्हें ये पता है कि तुम्हें अपनी गली के लेवल से लेवल करना है और कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर चलेगी। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप करोगे। लेवल कर लिया, इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भैया मैंने कहा यहाँ पर आप लोगों ने अपना फुट्टा रखा, जिसको आप लोग कहते हो स्टाफ, जिसको आप लोग कहते हो स्टाफ, और आपको पता है यहाँ से कि उस स्टाफ की मदद से आप अपने टेलीस्कोप की मदद से इस स्टाफ को देखते हो। ये पॉइंट ए आया, और आपको क्या करना था, यहाँ से जो भी इसकी हाइट आ रही थी, जो भी इसकी रीडिंग आ रही थी, जो भी इसकी रीडिंग आ रही थी,
वो इस पॉइंट से, मेरे शब्दों पर गौर देना, जो भी बोल रहा हूँ अच्छा बोलूंगा, इस पॉइंट से, ये पॉइंट क्या है, ये है पॉइंट ए, इस पॉइंट से आपकी रीडिंग की हाइट आ रही है एच। ओरिजिनली आपको कितना चाहिए, ओरिजिनली आपको तो यहां से चाहिए, ओरिजिनली आपको तो यहां से चाहिए। व्हाट विल यू डू नाउ, व्हाट विल यू डू नाउ? सर अगर आपको ओरिजिनली यहां से चाहिए है ना, तो आप लोगों को जनरली ये हाइट पता होनी चाहिए। आप लोगों को जनरली ये हाइट, पीछे की हाइट पता होगी तो आप ये बता सकते हो टोटल हाइट आपकी कितनी आ रही है। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे अपनी हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पता है, अगर मुझे अपनी हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पता है, मुझे अपने इंस्ट्रूमेंट की हाइट पता है, तो मैं नीचे तक की हाइट तक कंपेयर कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, सबसे पहले मुझे मेरे इंस्ट्रूमेंट की खुद की हाइट यहां से कितनी ज्यादा है वो पता करनी पड़ रही है। और वो मैं कैसे कर रहा हूं, स्टाफ को आगे नहीं रख पाऊंगा। किसके रिस्पेक्ट में रख रहा हूं, सर कुछ तो हाइट है, कोई तो पॉइंट है, वो पीछे ही होगा, और वो पीछे होगा तो जाहिर सी बात है कि मुझे स्टाफ को पीछे रखना पड़ेगा। और जब मैं अपने स्टाफ को पीछे रखूंगा ना, तो पहली हाइट मैंने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने के लिए लिया, उस हाइट को पीछे देखकर ले रहा हूं, इसलिए इसको बोला जाता है बैक साइड। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो बैक साइड मैंने क्या रखा था, सेटअप करने के लिए, जो आप इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने के लिए फर्स्ट साइड करते हो पीछे की तरफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए, दैट इज द बैक साइड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्लीज थम्स अप करिएगा। फिर आगे का प्रोसीजर तो बहुत बेसिक है, ठीक है। तो अभी एक चीज समझ आएगी कि आप लोगों का बैक साइड क्या होता है, हाँ? अब चलिए और समझते हैं इसको। मैंने कहा प्यारे दोस्तों कि आप लोगों का टोटल एक लेवल था एंड यू नीड टू डू दिस। आप लोगों ने यहाँ पर अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप करा, और इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद आप लोगों ने उसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, लेट इट बी द एच आई। और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। आप ए बी सी की मदद से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, अपना एक स्टाफ रख रहे हो, और उस स्टाफ पर आप लोगों की रीडिंग कुछ ऐसी चल रही है। और आप लोगों ने जब इसको देखा प्यारे दोस्तों, तो सेंट्रल पोजीशन पे जब इसने काटा, टोटल हाइट इसका आया एच ए, टोटल हाइट इसका आया एच ए, ठीक है। आपको समझ में, आपको लेवल करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या करने वाला हूं मैं, यहाँ से आपको टोटल किसकी हाइट चाहिए भाई, आपको इस पॉइंट की हाइट चाहिए कि ए पॉइंट की हाइट चाहिए? यू नीड द पॉइंट हाइट ए। तो मैंने कहा यू नीड रिड्यूस लेवल ऑफ ए, यू नीड रिड्यूस लेवल ऑफ ए। हाउ विल यू गेट इट? आपको ये हाइट पता है ना, आपको हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का सीन पता है ना टोटल। मैंने कहा रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क, मतलब वो ये पॉइंट है जिसका रिड्यूस लेवल आपको पता है, लेट इट बी ओ। इसी के रिस्पेक्ट में लेवलिंग करनी है सारी। तो ओ के लेवल पे बनाना है सब कुछ, यानी मिट्टी को खोद के निकालना पड़ेगा। आपको ओ का लेवल पता था, आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल ली, कैसे? पीछे बैक साइड करके, पीछे बैक साइड करके रिड्यूस लेवल ऑफ ओ में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऐड करा, और उसमें से अगर मैं ये एच ए माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ए का रिड्यूस लेवल आ जाएगा। बराबर बात बोल रहा हूं। सिमिलरली प्यारे दोस्तों, जब आप यहाँ पर स्टाफ रखते हो, और स्टाफ रखने के बाद सेम जगह से देख रहे हो, आप लोगों की जो हाइट आ रही है, लेट इट बी एच बी। अभी तुम्हें पता है कि रिड्यूस लेवल ऑफ बी कैसे निकालूंगा मैं यहाँ पर। मैंने कहा कि रिड्यूस लेवल ऑफ ओ प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टोटल हाइट आ गई ऊपर तक की, उसमें से एच बी को घटा देता हूं तो मेरे पास बी भी आ जाएगा। अभी बात को समझना, सपोज ये जमीन जो है ये अभी ऐसे नहीं जा रही थी, ये जमीन अब एकदम बढ़ गई, ये जमीन जो है अब एकदम ऐसे चली गई, मतलब ऐसे। और तीसरा पॉइंट आप लोगों का आ रहा है यहाँ बिल्कुल ऊपर। अभी और क्लियर करना, जब यहाँ पर स्टाफ रखोगे ऊपर, थोड़ा डायग्राम मतलब ऐसा हो गया बट कंप्रोमाइज करना, तो आपको पता है प्यारे दोस्तों कि आप अपने टेलीस्कोप से इस इंस्ट्रूमेंट को नहीं देख सकते किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि ये टेलीस्कोप जो है ये सीधा देख पाता है, ऊपर नहीं देख पा रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर प्यारे दोस्तों अपने टेलीस्कोप की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। अभी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो जब तुमने पोजीशन को चेंज कर दिया, तो चेंज करने से पहले आप लोगों क्या, जो लास्ट साइड था, आप लोगों का जो लास्ट साइड था, सपोज ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट सी है, आप लोगों ने लास्ट साइड यहां पर लिया, और ये लास्ट साइड जो आप लोगों ने लिया उसका लेवल आ रहा है यहां से एच सी। तो अभी रिड्यूस लेवल ऑफ सी कितना आ जाएगा,
रिड्यूस लेवल ऑफ ओ प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस एच सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको डी का निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब इंस्ट्रूमेंट चेंज करोगे तो तुम लोगों को पीछे जो भी प्रोसीजर आपने करा इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने के लिए वो दोबारा रिपीट करना पड़ेगा पूरा। ऑब्वियसली आप लोगों को जब इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना है तो वो ही बैक साइड, वो ही लेवलिंग वेवलिंग सब कुछ पूरा वही करना पड़ेगा ना, रिपीटेड। तो दोबारा से बैक साइड लेनी पड़ेगी आप लोगों को, दोबारा से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को जानना पड़ेगा। तो तुम एक चीज तो समझ चुके हो यहां से प्यारे दोस्त, कि आप लोगों का ये जो पहला साइड था, ये पहला साइड जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए आ रहा था, दैट इज द बैक साइड। और इसी स्टेशन से जो तुमने लास्ट साइड लिया है, दैट इज द सी साइड। ये जो तुम लोगों ने सी का साइड लिया है ना, इसको तुम कहोगे फोर्थ साइड। उसी स्टेशन से जो तुमने सी का साइड लिया है वो है तुम्हारा फोर्थ साइड। और ये जो बीच का है ना, ये जो बीच का है फोर्थ साइड और बैक साइड के बीच में आ रहा है, इसको तुम लोग कहते हो इंटरमीडिएट साइड। आर यू गेटिंग इट और नॉट? प्लीज थम्स अप करिएगा। बेसिक सा चीज बोला मैंने अभी, ठीक है। अब और क्लियर करना जो भी बोल रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ से प्यारे दोस्तों कि आप लोगों का टोटल ए बी सी का हाइट आया, सिमिलरली डी का पता लग गया। कुछ नोट करके मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि आप लोगों का टोटल जितना भी नंबर ऑफ चेंजिंग स्टेशंस होगा, नंबर ऑफ चेंजिंग स्टेशंस, ऐसा लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ स्टेशंस, चेंजिंग मीनिंग छोड़ो। आई कैन से दैट जितना भी आप लोगों का नंबर ऑफ स्टेशंस होगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैक साइड्स। जितना नंबर ऑफ स्टेशन होगा उतनी नंबर ऑफ बैक साइड भी आप लोगों की होगी ही होगी। दैट इज इंपॉर्टेंट, सो यू कैन से दैट ना, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक चीज और दूसरा पॉइंट आता है, जितनी बैक साइड होगी ना उतनी फोर साइड भी होती है। ऐसा कुछ होता है क्या? जितनी बैक साइड होगी उतनी फोर साइड होंगी कि नहीं, जल्दी बताना। ऑब्वियसली आती है, नंबर ऑफ बैक साइड और उतनी ही फोर साइड के बराबर भी होता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी है, बेसिक सा चीज था। अब तुम्हें प्रोसीजर समझ आ चुका है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है। शुड वी डू वन क्वेश्चन अबाउट दैट? क्या हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन कर लें तो अच्छा रहेगा? सर फोर साइड कैसे इक्वल होगी? देखिए मानसी रोहिला, आप एक चीज को समझना कि जैसे आपने एक बैक साइड लिया तो आपको पता है कि आपने एक बैक साइड लिया तो एक फोर साइड तो आप लोगे ही लोगे, एक बैक साइड लिया तो एक फोर साइड तो लोगे ही लोगे। ऑब्वियसली लास्ट साइड जो भी आपकी होगी वो फोर साइड अपने आप बन जाती है। स्टेशन सेटअप करा दोबारा से, आपको बैक साइड लेना पड़ेगा, ये आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, फिर जब स्टेशन सेटअप करा है तो खाली सेटअप तो नहीं करा, कुछ तो देखोगे। और जो भी आपने देखा अगर वो लास्ट है तो वो फोर बन जाएगा। यानी जितनी बार स्टेशन सेटअप करोगे कुछ ना कुछ लास्ट आएगा, दैट इज द फोर साइड। तो उतनी बैक उतनी फोर। ठीक है, अभी और चीज यहाँ से आती है प्यारे दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके की थी। ये फॉर्मूला टाइप अगर कहूँ तो लिखवा देता हूँ इसका। चलिए, तो सबसे पहले तो मेरी बात आती है, हाउ विल यू फाइंड द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट? फॉर्मूले लिख लो, बैक साइड और फ्रंट साइड फॉर्मूला। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या था कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं? दैट इज द रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क। अभी बेंचमार्क क्या है? वो जो फिक्स पॉइंट था ना जिसका रिड्यूस लेवल आपको पता था, उसकी बात कर रहा हूँ। दैट इज द बेंचमार्क। जो फिक्स पॉइंट आपको पता था, जिसके रिस्पेक्ट में आप सारी लेवलिंग कर रहे थे, दैट इज बेंचमार्क। अभी इसके बारे में पढ़ाता हूँ मैं आपको। प्लस बैक साइड, जो भी आपकी बैक साइड आ रही है। सिमिलरली रिड्यूस लेवल ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट, रिड्यूस लेवल ऑफ ए बी सी डी जो भी आ रहा है आप लोगों का, दैट इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस में स्टाफ रीडिंग। जो भी आप लोगों का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ रहा है उसमें से प्लस माइनस कर सकते हो आप, स्टाफ रीडिंग में प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, रिड्यूस लेवल ऑफ बैक साइड होगी या इंटरमीडिएट साइड? समझा नहीं मैं। देवानंद क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? देवानंद क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो वो मैं समझा नहीं। तीसरी बात तो कुछ है नहीं, बस यही था। स्टेशन, ये क्या भाई, मुझे एक बार देवानंद ढंग से लिख के बताओ, कुछ समझ नहीं आया क्या पूछना चाहते हो। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ढंग से लिख के बताओ। ओके, अभी एक नया टर्म आया, दैट इज नोन टू बी एज बेंचमार्क। तो जरा बेंचमार्क के बारे में भी पढ़ते हैं। तो अभी मैं बेंचमार्क की जब मैं बात करता हूँ यहाँ से,
नहीं यार बस नहीं कर सकते, स्टाफ बेंचमार्क पे प्लेस करेंगे। यस, बैक साइड के टाइम पे स्टाफ तो बेंचमार्क पे ही प्लेस करोगे। यस, उसी के रिस्पेक्ट में तो चल रहा है। तो बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क इज पॉइंट ए एंड लास्ट के बीच का इंटरमीडिएट होगा क्या? हाँ, पॉइंट ए और लास्ट के बीच का सारा नहीं, इंटरमीडिएट साइड पूछ रहे हो ना, दैट इज स्टार्टिंग एंड फाइनल। स्टार्टिंग और फाइनल के बीच का इंटरमीडिएट बनता है। जो भी हम लोगों ने वो पहली बैक साइड ली है ना, जो बेंचमार्क पर रख के ली है, उससे आगे यानी बैक साइड और फोर साइड के बीच का इंटरमीडिएट होता है, पॉइंट ए इंक्लूड होगा। पॉइंट ए इंक्लूड होगा। स्टेशन ए बैक साइड होगी या इंटरमीडिएट? स्टेशन ए इंटरमीडिएट होगी। स्टेशन ए इंटरमीडिएट होगी, ठीक है, समझ आ गया ना? स्टेशन ए इंटरमीडिएट चलती है। ओके, बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क इज डिफाइंड एज दैट फिक्स्ड रेफरेंस लेवल with respect to which all leveling is done, जिसके रिस्पेक्ट में सारा लेवलिंग प्रोसीजर चल रहा है। ऑल लेवलिंग इज डन, अभी लिखना, whose reduced level is known to us, जिसका रिड्यूस लेवल हम लोगों को पता होता है, वो पॉइंट कहलाता है आप लोगों का बेंचमार्क। दूसरा कंडीशन क्या है? इट इज ऑफ 4 टाइप्स। ये आप लोगों के 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला आपके पास आता है प्यारे दोस्तों यहाँ पर GIS बेंचमार्क, बहुत जरूरी है, वो चीज आप लोगों को याद रखना है। दैट इज नोन टू बी एज GTS बेंचमार्क, दैट इज ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे। मेरी बात को ना समझना, एक ही पॉइंट में समझ आ जाएगा। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे। तुम लोगों को पता है प्यारे दोस्तों, जैसे इंडिया है, तो अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में बॉम्बे पोर्ट से सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है ना? इंडिया में बॉम्बे पोर्ट से सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। लेकिन अब ये थोड़ी है कि तुम दिल्ली में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो तुम पहले बॉम्बे पोर्ट का लेवल लेोगे और बॉम्बे पोर्ट से नापते हुए आओगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। मेरी बात को समझना। पंकज पाल, अभी जो बता रहा हूँ वो समझते हैं, उसके बाद करूंगा। मैंने कहा कि सपोज यू आर डूइंग कंस्ट्रक्शन इन दिल्ली एंड यू नीड मीन सी लेवल ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द बॉम्बे पोर्ट, तो अभी नापने थोड़ी आएंगे। तो ऐसे कुछ पॉइंट सेटअप करे जाते हैं जो बीच बीच में, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये है मेरा बॉम्बे पोर्ट, ये है मेरे पास बॉम्बे पोर्ट और ये है मेरी दिल्ली कंस्ट्रक्शन DC। तो मैं इसके और इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, करीब 800 मान के चलते हैं, मतलब X, यार मुझे नहीं पता है, तो 1000-1200 से भी ज्यादा होगा। X डिस्टेंस है, 1300, X डिस्टेंस है। तो यार आप समझ कर चलो, इफ इट इज 1300 किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस इसके बीच में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 1300 किलोमीटर का जो बहुत लंबा गैप होता है, इस बीच में आपको पता है दुनिया भर की कंस्ट्रक्शन चलती है। तो आप क्या करते हैं, आप हर 100 किलोमीटर पर, मेरे कंसेप्ट को समझना, चीजें क्लियर है, हर 100 किलोमीटर पर आप लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक ऐसा पॉइंट लेकर चलेंगे। हर 100 किलोमीटर पर अपनी तरफ से एक ऐसा पॉइंट लेकर चलेंगे, उस पॉइंट का रिड्यूस लेवल आपको पता है, और उस 100 किलोमीटर पे जो रिड्यूस लेवल का पॉइंट आ रहा है, उस 100 किलोमीटर का रिड्यूस लेवल का पॉइंट आपके 100 किलोमीटर के दायरे में पूरा इफेक्ट डालेगा। मतलब इस 100 किलोमीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन होगी, वो इस वाले पॉइंट के रिड्यूस लेवल के रेफरेंस में चलेगी, और इसका रिड्यूस लेवल मुझे उसके रिस्पेक्ट में पता है, तो मैं इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं ना भाई। इसका इफेक्ट इनडायरेक्टली आगे आ रहा है, लेकिन इतनी दूरी तक इफेक्ट डालना बड़ा मुश्किल है, नापूंगा कैसे? तो मैंने क्या करा, थोड़ा थोड़ा हर 100 किलोमीटर पर हम लोगों ने एक एक पॉइंट, एक एक बेंचमार्क सेटअप करा कि 100 किलोमीटर के दायरे में जितने भी कंस्ट्रक्शन होगी वो इस बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में चलेगी, और ये बेंचमार्क इनडायरेक्टली मीनसी पोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो आपकी कंस्ट्रक्शन भी आपके मीनसी पोर्ट से जुड़ चुकी है। मेरी बात समझ में आई तो थम्स अप करेंगे जल्दी से। मतलब एक चेन चलती है, मीनसी पोर्ट से 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, तो उसको 100 किलोमीटर पे तोड़ तोड़ के सेटअप कर करके हम आगे तक आ रहे हैं। तो अभी ये जो बेंचमार्क है ना, जो हर 100 किलोमीटर पे सेटअप किया जा रहा है, दैट इज द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क। ठीक है, कुछ पॉइंट लिख लो। इट इज डन बाय, इट इज सेटअप या डन बाय, इट इज डन बाय सर्वे ऑफ इंडिया
It is done by Survey of India after every 100 kilometer interval. Survey of India after every 100 किलोमीटर इंटरवल, हर 100 किलोमीटर के इंटरवल पर ये करा जाता है। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। अभी मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के। दूसरा मेरा बेंचमार्क आता है, दैट इज नोन टू बी एज द परमानेंट बेंचमार्क। दैट इज नोन टू बी एज द परमानेंट बेंचमार्क। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द परमानेंट टर्म? हमेशा रहती है। तो परमानेंट बेंचमार्क की मैं बात करूं तो आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया था कि रोड से ऊपर लेवल पर ही घर बनाते हो। तो एक चीज समझ में आती है यहाँ से कि जब परमानेंट बेंचमार्क की मैं बात करता हूं तो कोई ऐसा पॉइंट मुझे लेकर चलना है जो परमानेंटली चलता है। जैसे मैंने कहा, वो माइलस्टोन्स लगे होते हैं रोड के किनारे कि आपकी दिल्ली इतनी दूर है, आपका ये इतना दूर है, माइलस्टोन्स लगे होते हैं। तो वो माइलस्टोन्स परमानेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ जाएगा या 2 दिन में खत्म हो जाएगा, काफी समय तक रहते हैं। तो हम उस बेंचमार्क को कंसीडर कर सकते हैं। दैट इज, हम बॉम्बे पोर्ट ही क्यों लेते हैं? एक बात कहूं पंकज, मेरे बताने से पहले अगर आप ये थोड़ा सा रिसर्च कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ा अच्छा फैक्ट है इसके पीछे का। तो मैं बता दूंगा तो वो निकल जाएगा, आप थोड़ा सा इस पे रिसर्च करना तो अच्छा रहेगा। फिर कल पूछना और कल खुद ही बताना, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेरी बात को समझो। परमानेंट बेंचमार्क क्या होता है? परमानेंट बेंचमार्क आता है कि हम कुछ ऐसी चीजों को बेंचमार्क लेकर चलते हैं जो परमानेंट रहने के चांस होते हैं। सर क्यों ले रहे हैं भाई? आपको पता है, सपोज मैंने कहा कि आपके घर से आपका कॉलेज का डिस्टेंस 50 किलोमीटर की दूरी पे है और आप अपने घर पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो तुम 50 किलोमीटर दूर लेवल नापने जाओगे? तुम 50 किलोमीटर दूर लेवल नापने जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम क्या कर रहे हो, उस 100 किलोमीटर के बीच में भी कुछ बेंचमार्क सेटअप करते हो ताकि आपके आसपास की कंस्ट्रक्शन हो सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ। ऑब्वियसली, तो मैंने क्या कहा कि सम परमानेंट बेंचमार्क इज सेटअप इन बिटवीन, सम परमानेंट बेंचमार्क is set up in between the GTS so that local constructions or can be done easily, बस can be done easily। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये परमानेंट बेंचमार्क के क्या क्या एग्जांपल आप लोगों के हो सकते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आप लोगों से। लिख लीजिएगा, यहाँ पर कोई ब्रिज हो सकता है आप लोगों का, कोई कल्वर्ट हो सकता है आप लोगों का, कोई माइलस्टोन हो सकता है आप लोगों का, कोई टॉप ऑफ द पैरापेट वॉल हो सकती है, टॉप ऑफ पैरापेट वॉल। वैसे ये टेम्परेरी में आती है, पैरापेट मत लिखिए, टेम्परेरी में आ सकता है। तो ये चीज लिख सकते हैं जो परमानेंट रहने के चांस होते हैं, दैट इज द परमानेंट बेंचमार्क। आगे एटसेट्रा समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। तीसरा मेरा यहाँ से आता है, दैट इज नोन टू बी एज द आर्बिटरी बेंचमार्क। Now what is the arbitrary point? आर्बिटरी का मतलब क्या होता है? कहीं से भी कैसा भी ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा, दिस इज द पॉइंट जिनका एलिवेशन मुझे नहीं पता होता, मतलब आर्बिटरी है, उसके रिस्पेक्ट में काम चला रहा हूँ, उसके रिस्पेक्ट में काम चला रहा हूँ। मुझे पता है, मेरी बात को समझना जो मैं कहना चाहता हूँ। तुम अपने घर की कंस्ट्रक्शन करते हो, तुम्हें पता है तुम्हारी रोड का मीन सी लेवल क्या है? पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारी रोड का मीन सी लेवल क्या है तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम उसके रिस्पेक्ट में कंसिडरेशन कर रहे हो। तो अपनी कंस्ट्रक्शन उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, जिसका लेवल तुमको पता नहीं है, दैट इज आर्बिटरी बेंचमार्क। मैंने कहा व्हाट इज आर्बिटरी बेंचमार्क? दैट बेंचमार्क जिनका रिड्यूस लेवल, दैट बेंचमार्क हुज रिड्यूस लेवल इज अननोन टू अस, इज अननोन और नॉट फिक्स्ड। या ऐसा कर लो, अननोन, फिक्स नहीं, अननोन, जिनका रिड्यूस लेवल मुझे नहीं पता होता, उनको मैं लिखता हूं यहां से कि वो मेरे आर्बिटरी बेंचमार्क आते हैं। दूसरी बात मैं यहां से कहना चाहूंगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या हो सकता है? रोड हो सकती है, कोई टॉप ऑफ द पैरापेट वॉल हो सकता है, मतलब किसी की दीवार के भरोसे आप लोग काम चला रहे हो, वो भी हो सकता है यहाँ पर। और तीसरा मैं एक छोटा सा नोट करूंगा कि लोकल कंस्ट्रक्शंस,
लोकल कंस्ट्रक्शन के लिए जनरली ये काम में आता है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। और लोकल कंस्ट्रक्शन कौन सी हो सकती है? आप लोगों का होम हो सकता है, आप लोगों का फैक्ट्री हो सकता है, आप लोगों का कमर्शियल आउटलेट्स कोई भी हो, मतलब आप लोगों का टाउन हाउस हो सकता है, कुछ भी आप लोग इसमें लगा सकते हैं। आगे की तरफ बात करना चाहूँ चौथा, दैट इज नोन टू बी एज द टेम्परेरी बेंचमार्क। व्हाट डू यू मीन बाय द टेम्परेरी बेंचमार्क? जैसे आज का काम आपने खत्म करा, कल का काम आपको शुरू करना है, तो आप लोग आज के काम के लिए एक बेंचमार्क सेटअप करके गए हो। ठीक, आपको पता है कि आप कल के काम के लिए दूसरा लेने वाले हो, जो एक दिन के काम के लिए काम आता है, बस ऐसे ही कहना चाहूंगा। दैट इज नॉट परमानेंट, दैट इज ओनली फॉर द वर्किंग कंडीशन, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर लिख लो इसके लिए कि these are the reference points on which reference point on which one day work is closed। एक दिन का काम खत्म होता है और अगले दिन दोबारा चालू होता है। Got it? उम्मीद मेरे प्यारे दोस्तों आपने सर्वेइंग का इंजीनियरिंग बहुत फन के साथ कंटेंट को गैदर किया होगा। जो नॉलेज मैंने देने की कोशिश करी थी वो नॉलेज आप लोगों ने ली होगी, प्लस जो कंटेंट मैंने आपको लिखवाया है उसके नोट्स आप साथ के साथ बना रहे होंगे। ठीक है, बहुत जरूरी भी है, ये कंटेंट जनरली आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता क्योंकि ये सिर्फ हम अपने पेड वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो समझिएगा जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, बहुत जरूरी कंटेंट है। इसी तरह की नॉलेज के लिए मुझसे बने रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लो आज ही। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करना। पास्ट में देखा गया है एसएससी जेई के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान से समझिएगा। लेक्चर नंबर 3 को जिस तरह से लेक्चर नंबर 2 पढ़ा है, लेक्चर नंबर 1 पढ़ा है, लेक्चर 3 भी आपको दूंगा, ऐसे ही पढ़ते रहो। और इसी के साथ छोटी सी चीज और, मैंने आपको बताया था ना ये मेरा कोड है एनजी लाइफ, तो याद रखिएगा अगर मुझसे आप मेरे प्लस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये मेरा कोड है एनजी लाइफ। बाय यूजिंग दिस कोड आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है ओवरऑल कॉस्ट पर, और आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ जाते हो। ठीक है, तो काफी कुछ आप लोगों को मिलता है यहाँ पर। अभी के लिए थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वाचिंग मी। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सेवा करते रहो और मेवा पाते रहो, पढ़ते रहो। कहने का मतलब ये है। तो पेपर का लेवल टफ हो गया भैया, तैयारी भी जोरों शोरों से कर लो। एग्जाम टाइम चल रहे हैं, एग्जाम आने भी वाले हैं। कंसेप्ट को इसी तरह मेरे साथ बनकर क्लियर करते रहो और लाइक करते रहो वीडियो को, क्योंकि मुझे लाइक पसंद आते हैं और मुझे पता भी लगता है कि आप लोगों को किस तरह की नॉलेज मिल रही है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि हम भी उसी हिसाब से अपने लेक्चर आप लोगों तक डिलीवर करते रहे। तो ये बहुत जरूरी होता है। हो सके मेरी हेल्प करना चाहो तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। बाकी अभी के लिए धन्यवाद।